बाजारों में है जबरदस्त एक्शन और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। पूरा एक्शन आपके लिए तैयार है। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जानेंगे अनिल जी से कि आने वाले आखिरी 1.5 घंटे के लिए आपको बनानी है किस तरह की रणनीति। सुबह के लेवल्स तो बाजार ने आसानी से कर लिए कवर। अब क्या होनी चाहिए आपकी बाजार पर रणनीति, किन स्टॉक्स पर करना है फोकस, इन सभी के बारे में जानेंगे। सर बताएं। और आपसे इस समय की स्ट्रैटेजी लूं उससे पहले एक बार जरा बड़ी बातें जो है समय की बाजार की वहां पर भी डाल लेते हैं नजर। सेंसेक्स और निफ्टी 1% भागे हैं। 17,700 के पार आपको निफ्टी दिख रहा है, जो आज सुबह अंजी ने बात करी थी 17,750 की अपर रेंज। बाजार वहीं पर आते हुए दिखा है। निफ्टी बैंक करीब 400 अंक चढ़कर 37,600 के ऊपर है। हालांकि सुबह और भी बड़ा उछाल यहां पर आपने आते हुए देखा है। चौतरफा तेजी आप देख रहे हैं बाजार में। और सबसे आगे आपको दिखेंगे आज फार्मा शेयर्स, जहां पर है जबरदस्त रिबाउंड। साथ ही पीएसयू बैंक्स का पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। और रियल एस्टेट स्टॉक्स एक बार फिर से आपको मोमेंटम में आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर भी 1.5% तक उछाल आकर फिर एक बार फिर से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार दिख रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन भी काफी बड़ा होते हुए दिख रहा है। हालांकि इस समय अगर आप देखें ग्लोबल बाजारों से कोई समर्थन नहीं है। करीब 100-125 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती चल रही है। तो अनिल जी, ठीक वैसे ही जैसा आप आज सुबह भी कह रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में जो चल रहा है उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मौका मिले तो खरीदारी करें। और सुबह का मौका अगर किसी ने लिया है तो वो काफी खुश होगा सर, क्योंकि बाजार वन डायरेक्शनल मूव दिखाते हुए 17,700 के ऊपर आसानी से निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है। सर कैसे देख रहे हैं इस समय का एक्शन? ओके, इससे पहले कि अनिल जी से जाने इस समय मार्केट का व्यू, एक बार जरा डाल देते हैं नजर कि किस तरह का एक्शन बन रहा है जहां तक खबरों वाले शेयर्स का सवाल है। और साथ ही नया हफ्ता है, काफी इवेंट पैक्ड हफ्ता है बाजार के लिए। तो इस समय कौन से ट्रिगर्स इवेंट्स पर आपको रखनी है नजर? मानसी और वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। आज ओपेक प्लस की बैठक पर फोकस है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट की ईजीएम बुलाने पर इन्वेस्को की मांग पर एनसीएलटी में आज सुनवाई होने वाली है। हालांकि जी एंटरटेनमेंट इस मामले पर इन्वेस्को के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, तो इस ट्रिगर पर फोकस रखना होगा। इसके अलावा कल 5 अक्टूबर को भारतीय एयरटेल राइट्स इशू खुलने जा रहा है। इस पर नजर रहेगी। एंटाइटलमेंट रेशो यहाँ पर 1 राइट शेयर फॉर एवरी 14 शेयर्स रहेगा। और प्राइस जो है 535 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। स्पाइस जेट बोइंग मैक्स एयरक्राफ्ट दोबारा से उड़ान भरने जा रहा है कल, तो इसके चलते स्पाइस जेट पर नजर रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस मामले पर कल सुनवाई होने जा रही है। स्टार सीमेंट का बायबैक कल बंद हो जाएगा। बायबैक प्राइस 150 पर शेयर तय किया गया है। वहीं मोल्टेक पैकेजिंग पार्टली पेड शेयर की फर्स्ट और फाइनल कॉल की कल शुरुआत होती हुई दिखेगी। बुधवार के दिन 6 अक्टूबर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होगी, जो कि 8 अक्टूबर तक चलेगी। नजारा टेक्नोलॉजीज पर फोकस रखना होगा। बुधवार को बोर्ड की बैठक है। पूंजी जुटाने और ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज को शेयर जारी करने पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। और आइनॉक्स विंड पर एक बार नजर रखें। पूंजी जुटाने को लेकर बुधवार के दिन कंपनी एक बोर्ड बैठक करने वाली है। बिल्कुल, तो भरपूर एक्शन है इस समय बाजार के लिए। और नजर रखिए, ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स दोनों ही आपको सामने आते हुए दिखेंगे। वरुण से भी जानते हैं आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स। वरुण बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। तो काफी सारी खबरें आई है जिसमें कुछ ऑर्डर विंस की भी खबर है। सबसे पहले एनसीसी, इस कंपनी को 444 करोड़ के 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं। इसके अलावा करूर वैश्य बैंक, इस बैंक ने अपना अपडेट दिया है सितंबर का। एडवांसेस जो है 50,410 करोड़ से बढ़कर 53,850 करोड़ पे आए हैं। डिपॉजिट जो है 61,100 करोड़ से बढ़कर 65,400 करोड़ के आसपास आए हैं। मैन इंफ्रा बोनस शेयर जारी करने पे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 2 शेयर पे 1 बोनस शेयर का ऐलान किया गया है। बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ₹1.26 का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। केपीआईटी टेक व्हीकल सिमुलेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर में ये कंपनी जो है अपना निवेश बढ़ाने वाली है। क्विक हील सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स के नए वर्जन ग्राहकों के लिए इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं। नए प्रोडक्ट के जरिए ग्राहकों की डिजिटल सुरक्षा जो है, सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स के नए वर्जन ग्राहकों के लिए इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं। नए प्रोडक्ट के जरिए ग्राहकों की डिजिटल सुरक्षा जो है वो ये कंपनी बढ़ाएगी। सीएट क्लीन विन एनर्जी में इस कंपनी ने 26% हिस्सा खरीद लिया है। मैक्स हेल्थ गुरुग्राम में 1000 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल जो है वो ये कंपनी खोलेगी। हॉस्पिटल बनाने में करीब 1600 करोड़ के आसपास का खर्च होगा। 4 से 6 साल में हॉस्पिटल जो है वो बनके तैयार होने की उम्मीद है। अल्बर्ट डेविड, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है प्लेजेंट्रिक्स, उसको कोरोना रेमेडीज के साथ जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। टेमेसेक, इसमें इंटीग्रेस में
40 करोड़ के आसपास का निवेश किया है, ऐसी खबरें आई है। टाटा कम्युनिकेशन सिस्को सिस्टम्स के साथ इसने ग्लोबल साझेदारी बढ़ाई है अपनी। टाटा मोटर्स, इस कंपनी के लिए खबर आई है कि कंपनी ने टाटा पंच एसयूवी जो है वो लॉन्च कर दी है। एसयूवी मार्केट में शेयर बढ़ाने के लिए जो नया मॉडल है वो लॉन्च किया गया है। 21,000 की शुरुआती रकम के साथ ग्राहक जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। ये शुरुआती रकम है, याद रखिएगा। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया, यहाँ पे LIC ने अपनी हिस्सेदारी जो है 0.032% से बढ़ाई है। इसके अलावा इंडस टावर, यहाँ 39 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और ट्राइडेंट में 11 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। 30.85 के भाव पे ट्राइडेंट में सौदे हुए हैं। बिल्कुल, तो कुछ बड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं आपको। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भरपूर है और बाजार में भी तेजी भरपूर है। अनिल जी बताएं कैसे देखें इस एक्शन को। स्टॉक्स में बड़ा एक्शन हो रहा है, चौतरफा तेजी है, लगभग सभी सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है ही, पर इंडेक्स लेवल पर भी सर दमदार एक्शन जो आपने सुबह के अपसाइड लेवल्स की बात करी थी वो बाजार ने टेस्ट भी किए। क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल दीप, एकदम मार्केट परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए ट्रेड करा है। सुबह हमारी बात यही थी कि 17,575-600 के आसपास खरीदारी का मौका है। 581 का आज का लो है। टारगेट ऊपर का 17,750 का दिया हुआ था, 17,750 का टारगेट छू चुका है। बैंक निफ्टी में देखिए इतना प्रिसाइज है एकदम ही, 37,675 का टारगेट था और 37,670 का हाई है, तो परफेक्ट है। ट्रेंड मजबूती का है। अगले 1.5 घंटे में जहां भी जितना भी मौका मिलेगा नीचे खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। ऊपर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो ये बेचने के इस चक्कर में पड़े ना। 100-125 पॉइंट आपको डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहा है, इसलिए हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर आएगी, लेकिन वहां से बाजार फिर से रिकवर होंगे, तो ध्यान खरीदारी की तरफ रखना है। और अगर आपको इंडेक्स में और एफएनओ स्टॉक्स में थोड़ा सा लगे कि क्या है क्या नहीं और डाउ फ्यूचर्स देखकर डर लगे, जो कि अगर लगता है तो कोई गलत नहीं है, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में अगले 1.5 घंटे फोकस करना है। वहां पर ढेर सारा एक्शन होने की तैयारी में और वहीं पर हम फोकस रखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़े आगे। उससे पहले क्लोजिंग शो का बिगुल पहला वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और उसके बाद एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ेंगे हम आगे। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, DLF मुझे लगता है अभी निकलना चाहिए, 430 के ऊपर ये निकलेगा। इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए। 427, 428 तक करंट भाव पे मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ। 424 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे 430 ब्रेक होगा, 445 to 448 का इसका टारगेट आना चाहिए आज और कल में। फिलहाल आपका स्टॉप लॉस 4-4.5 रुपये का होना चाहिए। 424 अगर ब्रेक करता है तो ये भी बराबर नहीं होगा। 424 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। आपके लिए DLF में खरीदारी करने की राय आती हुई वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर तरुण के पास चलते हैं। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? गुड आफ्टरनून सर। देश के पहले पेटीएम बैंक के IPO का सेबी मंजूरी दे सकता है। 1300 करोड़ के आसपास का ये IPO है। फिनो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसको आज मंजूरी मिलनी है। ये जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, इसमें कई बड़े शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो BPCL हो, ICICI बैंक हो, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड, ब्लैकस्टोन जैसी कंपनीज इसकी शेयर होल्डर्स हैं। और आज सेबी इसको मंजूरी दे सकता है। करीबन 4 बजे के करीब जो सेबी का अपडेट आता है उसमें हम देखेंगे कि जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है सेबी इसमें आज इशू करेगा। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। फिनो पेमेंट बैंक, ये है वो कंपनी जिसका IPO आने की तैयारी में। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये IPO कई सारी कंपनियों के लिए? पहले यू विल बी सरप्राइज, सरकारी कंपनी BPCL, उसकी 22% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी में। तो BPCL बड़ा शेयर होल्डर है, तो BPCL के लिए छोटा ही सही लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग का मामला। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और साथ ही साथ ICICI बैंक, ये दोनों भी एक साइजेबल हिस्सेदारी रखते हैं इस स्टॉक में, तो यहाँ पर उनके लिए भी एक बढ़िया मौका बनता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद की जा रही, और जैसा कि एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं हमें इस वक्त तरुण, ये है वो कंपनी जिसकी IPO की मंजूरी आने की तैयारी हो सकता है। और भी जो दूसरे बैंक है उनमें यूनियन बैंक है, ICICI लोम्बार्ड है, और भी कंपनियां हैं जिनके लिए ये फायदे की बात हो सकती है। आइए, इस बीच बाजार मजबूती के साथ ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ मिनटों में आती हुई नजर आ रही है, और उसी पर फोकस करते हुए बढ़ते आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है इस बाजार में। कुणाल जी, राकेश जी तैयार है बिल्कुल के साथ?
तो आप तो ऐसे ही बोल दो, इधर इशारा करने की, आप तो सर रुको रुको बिल्कुल है। मतलब स्टूडियो में होने का फायदा उठाना चाहिए आपको। बट अनिल जी गलत प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, हम क्या? तो आ जाए आशु मदान जी रोज रोज स्टूडियो इसको कहते हैं दूरदर्शी। बिल्कुल सही बात है। वैसे आपको बता दूं, आशु मदान जी ऐसे लिहाज करते नहीं है, वो बोल ही देते हैं बीच में, ऐसा ऐसा करने चालू हो जाते हैं। तो चलिए बिगुल, कुणाल जी और आशीष जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है? अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का चार्ट देखें अनिल जी तो एक ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रहा है, और जो पोजिशनल चार्ट्स हैं उन पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और बहुत ही दमदार ब्रेकआउट है। अगर स्टेट बैंक में तेजी बनी तो शर्तें आपको बैंक निफ्टी में भी तेजी बनते हुए दिखेगी। तो मौजूदा स्तरों पर स्टेट बैंक में बाय करें। ओवर टू राकेश। स्टेट बैंक जो है अनिल जी खुले नीले आकाश में उड़ने की तैयारी कर रहा है, एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट है। इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। 456 456 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 470, दूसरा टारगेट 478। 470 478 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है आपके लिए राय एसबीआई में। बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस में, लगभग 3.5% ऑलरेडी अप है, बट मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े डिग्री पे यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। लगभग एक महीने के डिक्लाइनिंग ट्रेंड को इसने निकाल दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा काफ़ी तेज होना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 2285 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। पोजिशनली एक्सपेक्टेशन होगी कि 2400 का लक्ष्य हासिल होना चाहिए अगले कुछ दिनों में ही। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2195 पे, एंड खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। सीमेंस पर करें खरीदारी। स्टॉक में भी आ रहा है मोमेंटम, 3.5% उछलकर डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे को लगता है कि ये हफ्ते में मेटल सेक्टर के अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। आप देखिए क्या बढ़िया मूव सेल के अंदर देखने को मिल रहा है, नेल्को के अंदर देखने को मिल रहा है। और अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है टाटा स्टील। 1318 का अभी भाव चल रहा है। टाटा स्टील के अंदर मेरे को लग रहा है पिछले 2-3 दिनों के जो हाई ब्रेक हुए हैं, अब ये स्टॉक यहाँ से 4-5 दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। और वैसे भी पिछले हफ्ते 10 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से करेक्शन दिखा के कंसोलिडेट किया है, तो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 1290 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। टाटा स्टील जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है, मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 1350 रुपए से लेके 1370 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से इसी हफ्ते में दिखा सकता है। ऑप्शंस के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा स्टील का 1320 वाला कॉल अभी सीएमपी 67-68 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 54 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 80 रुपए से लेके 90 रुपए तक का मूव टाटा स्टील के 1320 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है, और स्पॉट के अंदर 1350 से लेके 1370 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। टाटा स्टील पर रखिए नजर। बड़ी मूव आ रही है मेटल काउंटर्स में, एक्चुअली आप एक बड़ी मूव आते हुए देख रहे हैं, तो नजर रखिए इस पूरे स्पेस पर नजर रखनी है एनबीएफसीज पर भी, क्योंकि सुबह से यहां पर भी बड़ा एक्शन है। बजाज फाइनेंस की हम बात कर रहे थे सुबह वागले साहब के साथ, और उन्होंने कहा 8000 के टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस पर रखिए नजर। किरण जी भी हैं हमारे साथ, और किरण जी बजाज फिनसर्व पर रखिए नजर, क्योंकि 18,000 के बेहद करीब बजाज फिनसर्व इस समय दिख रहा है। करीब 4% की तेजी। क्या चल रहा है इस चार्ट पर सर? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों भी काउंटर्स बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के आउटलुक से रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है 18,500, 18,550, 18,700 ये टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाएंगे, जो कि पिछले स्विंग हाइज के आसपास के है। अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 17,000 का रहेगा। बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस में बने रहे। मुझे कोई मंदी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही अभी तक। बिल्कुल, तो बने रहिए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों पर ही आपको बढ़िया मूव आते हुए दिख रहा है। सचिन जी, दीपक नाइट्राइट, इसका चार्ट देखिए, सुबह भी हम बात कर रहे थे और एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। 4-4.5% ऊपर डेज हाई पर दीपक नाइट्राइट है इस समय। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक लॉक्ड इन रहा था पिछले 15 दिनों से। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन काफ़ी मैच्योरिंग स्टेजेस में है। तो अगर किसी की खरीदारी करने की
ओके, तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो लगभग 2420 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं 2630 के टारगेट्स के लिए। मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन 15 दिन का मैच्योर हो रहा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट होने के कगार पे है। रखिए दीपक नाइट्राइट 100 रुपए की तेजी डेज हाई पर काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मूव आ रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, पर उससे पहले जरा एक बार सेल पर भी डालते हैं नजर। सुमित जी, टाटा स्टील पर तो कॉल आ गई, सेल पर क्या करना है? 120 के लेवल से काफी समय बाद स्टॉक रिक्लेम करता हुआ होल्ड करना दीपांशु, बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। सेल को होल्ड करें। स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट और कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव रिज्यूम हुआ है। मेरे को लग रहा है जैसे 125 का लेवल तोड़ेगा तो एक अच्छा अपसाइड मूव सेल के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 135 140 ये ओवरऑल पोजिशनली देखने को मिलेंगे। फिलहाल इमीडिएट टारगेट 125 के बन रहे हैं। पोजिशन होल्ड करें, यहां से अभी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अच्छा मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। ग्राफाइट और एचईजी इन दोनों काउंटर्स को भी करिए पुल अप। एचईजी 10% से ज्यादा की तेजी, आज सुबह भी हम स्टॉक पर नजर डाल रहे थे जहां पर अच्छी मूव आ रही थी और अब एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। और साथ ही ग्राफाइट इंडिया यहां पर उतनी बड़ी मूव नहीं आई है जितनी एचईजी में है, बट यहां पर भी आप देख रहे हैं करीब 4% का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर हैं दोनों। कुणाल जी, ग्राफाइट और एचईजी दोनों में ही मूव आ रही है, ट्रेड बेटर किस में बनता है सर? देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट अगर आप देखें दीपांशु तो एचईजी के चार्ट पर बहुत ही क्लियर दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह का कंसोलिडेशन इसके पीछे है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको बड़ी तेजी के लिए दिखाएगा। तो बिल्कुल एचईजी में खरीदारी करनी चाहिए। 2400 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 2750 तक कोई खास रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं है, तो यहां से कम 10% की तेजी और बन सकती है। एचईजी पर खरीदारी की राय। ओके, तो एचईजी पर खरीदारी की राय आपकी बन सकती है। नजर रखिए एचईजी ग्राफाइट दोनों काउंटर्स आपको अच्छी तेजी में आते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको बड़ी मूव बनती हुई दिख रही है। एस्ट्रल, यहां पर हम सुबह भी एक एक्शन बनते हुए देख रहे थे और वहां से फिर एक फ्रेश स्पाइक आते हुए दिखाए। 8% ऊपर आपको एस्ट्रल का इस समय चार्ट दिखेगा और सुबह से जो गेन्स आए थे वो स्टॉक होल्ड कर रहा है। हल्की सी भी गिरावट सुबह के मूव के बाद इस पर आती नहीं दिखी है। वागले साहब, करीब 2400 के करीब पहुंच चुका है एस्ट्रल और होल्ड कर रहा है उन लेवल्स को। कब यहां से और एक फ्रेश मूव देखते हैं सर? दीपांशु, ये मूव की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। 2280 जब इसने स्विंग हाई ब्रेक किया, 2400 में इसका एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वहां पर रुकेगा। ये 2500 तक वन में जाना चाहिए। अगर मुझे बाय करना है तो सही लेवल 2350 2320 ये रेंज होगी। 2280 का स्टॉप लॉस और 2500 का टारगेट 2 से 3 दिन में भी 4 दिन तक आएगा। ओके, तो एस्ट्रल यहां पर एक बड़ी मूव आ सकती है। आज आपने 7% का ब्रेकआउट देखा है, पर यहां से और बड़ी मूव के लिए काउंटर तैयार होते हुए दिख रहा है। शुगर स्टॉक पर भी रखनी है नजर, क्योंकि यहां पर भी एक बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। बलरामपुर चीनी, सुबह आया था ब्रेकआउट, जो इंसेंटिव्स को डबल किया जा रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर, और अभी देखिए 400 के बेहद करीब आया है स्टॉक। बंसल साहब, बलरामपुर चीनी पर अब क्या करें? 400 के करीब आ गया है काउंटर, आज खबर का भी सपोर्ट है। अब यहां से और एक्शन देखेगा इस पे? बिल्कुल दीपांशु, और एक्शन दिखेगा और स्टॉक में एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 385 की नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न से इसके अंदर ब्रेकआउट भी हुआ है और ये स्टॉक मेरे और कुणाल जी के रडार पे था, बट हमने इसको लिया नहीं, तो कुणाल जी नाराज भी हैं इसके लिए। और 386 के ऊपर एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है, तो ले रखा है, तो होल्ड करें और इन स्तरों पर फ्रेश खरीदारी की भी राय है। तो कुणाल जी से नाराज है, अगली बार इनका भी कोई ऐसा प्रपोजल आया कि ये वाला स्टॉक इसमें चार्ट में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, ले लेते। आपको भी लग रहा है चार्ट में बहुत बढ़िया आया, ये तो पक्का टारगेट हासिल हो गई होगा, आप मना कर देना। अनिल जी, कुछ नुकसान इनकी वजह से, कुछ नुकसान मेरी वजह से। और देखिए आज इन्होंने 2 शेयर मिस किए हैं। हाँ। एक डीसीएम श्रीराम, हाँ, और दूसरा बलरामपुर चीनी। जी दोनों मैंने इनको प्रस्ताव क्यों बंसल जी, क्या दोनों इन्होंने मेरे पास में से बैठे हैं, इसकी वजह से कुछ आप प्रेशर में, दबाव में, क्या मतलब किस वजह से? अनिल जी आज सुबह जल्दी बंसल जी कह रहे ठीक समझे। अरे बंसल जी बिल्कुल खुल के बैटिंग करो, 2020 एकदम बिल्कुल वैसा। ओके चलिए, तो ये है रहा, कौन सा स्टॉक मिस कर दिया? बलरामपुर चीनी, डीसीएम श्रीराम और बलरामपुर चीनी, 2 मिस हो गए। ओके चलिए, कोई बात नहीं, बट कैश के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है और वहीं पर आपको फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ और स्टॉक्स ऐसे रेडार पर आ रहे हैं जो माफ कीजिएगा, जबरदस्त कमाल करते हुए दिख रहे हैं। लंबे समय बाद एक चीज में जो देख रहा हूँ स्क्रीन पर कि इतने स्टॉक्स हैं जहाँ 20% 10% के मूव है। एक और स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस, 12% ऊपर है।
विंध्या टेली 11% ऊपर है, सोलार इंडस्ट्रीज 11% ऊपर है। तो मतलब बढ़ने वाले शेयरों की संख्या में कहीं कोई दूर दूर तक कमी है नहीं, मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ये सारे स्टॉक्स और यहाँ पर एक्शन भरपूर। ओके और इस बीच एक और स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो पिछले हफ्ते लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशन में आता हुआ दिखा भी था। सचिन जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट्स देखिए और इस पर दीजिए अपनी राय। अनिल जी, अपने फ्रेश लाइफ टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुका है काउंटर, एंड मुझे लग रहा है अगर ये 215 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो लगभग 235 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 198 पे, एंड मुझे लग रहा है ये कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए पोजीशन। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 215 के ऊपर अगर क्लोज आ जाता है तो 235 की ट्रेजेक्टरी काफ़ी जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। सो बने रहिए 198 के स्टॉप लॉस के साथ। 198 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें, ये राय है आपके लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग को लेकर। आइए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त हम फोकस करेंगे बैंक्स पर, जहां पर दूसरी तिमाही के जो अपडेट आते दिख रहे हैं वो किस तरह के दिख रहे हैं, ये बताने के लिए तैयार है देवांशी। देवांशी बताइए, अपडेट्स कैसे आ रहे हैं? ठीक ठाक, बढ़िया या बेहद शानदार? बिल्कुल सर, आप देखिए जैसे कुछ बैंक्स हैं उनके काफ़ी शानदार अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप फेडरल बैंक देख लीजिए, यहाँ पे जिस तरह से क्रेडिट अपटिक आता हुआ दिख रहा है, जो ग्रॉस एडवांसेस हैं उसमें एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। आप देखिए करीब 6 क्वार्टर के हाई पर इनके लोन ग्रोथ पहुँचते हुए दिखे हैं। इनके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो भी 10% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। ग्रॉस एडवांसेस सालाना आधार पर 10% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। यही नहीं, अगर आप क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखें तो करीब 3.5% तक की बढ़त हमने इस तिमाही में देखी है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई क्वार्टर्स से लगातार जो ग्रोथ है इनके एडवांसेस में वो आती हुई दिख रही है। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं, इसका भी जो फायदा है वो फेडरल बैंक को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही इनका जो कैसा रेशियो है वो 36% पे पहुंच चुका है, 33.7% से बढ़कर। और साथ ही इनके जो बाकी रेशियोज हैं जैसे कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही अगर आप सीएसबी बैंक देखें तो सालाना आधार पर इनकी जो गोल्ड लोन ग्रोथ है वो काफी अच्छी आती हुई दिखी है। लेकिन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें इनके जो गोल्ड लोन्स हैं वहां पे हमने 3% तक की गिरावट देखी है। साथ ही अगर आप गोल्ड लोन शेयर की बात करें तो यहाँ पे हमने क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी सी गिरावट देखी है। 39.5% के आसपास इनका शेयर था ओवरऑल लोन बुक में गोल्ड का, लेकिन अब वो कम होता हुआ दिखा है, 38% के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो इस पर नजर रहेगी। लेकिन इनके जो कुल एडवांसेस हैं वो भी इस बार बढ़ते हुए ही दिखे हैं। HDFC यहाँ पे आप देखिए काफी शानदार नंबर्स फिर एक बार आते हुए दिखे हैं। ऑलमोस्ट 18% इनके इंडिविजुअल लोन ग्रोथ में बढ़त होती हुई दिखी है। कुल मिला के 136% तक का जंप हमने इस बार देखा है। और इसके साथ ही येस बैंक की भी अगर बात करें तो इस बार जो नंबर्स हैं वो काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। इनकी जो लोन ग्रोथ है क्वार्टर बेसिस पर कई तिमाही के ऊपरी लेवल्स पर आती हुई दिखी है। इनके जो टोटल एडवांसेस हैं वो सालाना आधार पर करीब 4% तक बढ़ती हुई दिखी है। और क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें तो करीब 6% तक का हाइक हमें देखने मिला है। कासा रेशियो में भी बढ़त देखने मिली है। इनऑल अगर आप देखें तो यहीं से जो इंडिकेशन है वो यही मिलते हुए दिख रहे हैं कि इस बार जो बैंकिंग नंबर्स हैं वो काफी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, और उसका पूरा इम्पैक्ट आप ऑलरेडी बैंक्स और एनबीएफसीज पर आते हुए भी देख रहे हैं। आज जैसी दमदार तेजी है, पर जैसा अनिल जी भी पिछले 2 हफ्तों से कह ही रहे हैं, बैंक्स के लिए जबरदस्त तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और ऑलरेडी ये जो अपडेट्स आ रहे हैं ये इसी को इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में कल के 2000 लेंगे अनिल जी के साथ, पर उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 65 रुपए 40 पैसे, 65 रुपए 50 पैसे। बैंकिंग स्टॉक है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, पिछले 1 महीने के हायर लेवल पे आ चुका है। मेरे को लग रहा है स्टॉक यहां से बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। इस हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर स्टॉक में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 62 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में 70 रुपए का पहला टारगेट, 74 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट जल्दी ही स्टॉक के अंदर अचीव हो सकते हैं क्योंकि आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुई है और एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक 70 से 74 के लिए तैयार हो चुका है। खरीदारी करें, 62 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर आपको बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। एक्शन में भी है भरपूर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक और काउंटर जो सुमित जी को है पसंद, वहां पर आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, यहां पर मूव आते हुए दिख रहा है। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, पीएसयू बैंक्स और मिड कैप प्राइवेट बैंक्स, यहां पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है। साउथ इंडियन बैंक भी अभी अभी एक उछाल दिखाते हुए दिखा है। तो फाइनेंशियल्स में एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। किरण जी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक,
41 का लेवल क्रॉस किया है। देखिए जरा इस चार्ट को, क्या चल रहा है सर? पीएनबी में दीप, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, हमने गुरुवार या शुक्रवार को बात की थी, हमने कहा था कि लगभग 44-45 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। पीएसयू बैंक इंडेक्स एकदम ब्रेकआउट के कगार पे, एक बार वो ब्रेकआउट मिल जाए तो मेरा मानना है कि इधर पीएसयू बैंक्स में लीड करेगा एसबीआई, सेकंड होगा कैन बैंक और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी। तो मेरा मानना है कि एसबीआई और कैन बैंक पे ध्यान होना चाहिए। कैन बैंक हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ है, तो मेरा मानना है कि उधर एक अच्छी खासी अपमूव बिल्कुल देखने को मिलेगी सर, क्योंकि यहां पर आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। पर आइए, अनिल जी की तरफ से कॉल है तैयार, बिगुल कल के 2000। दीप, खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है आपको एक रियल एस्टेट स्टॉक्स में, और वो है आईबुल रियल। 158 रुपए के आसपास आईबुल रियल ट्रेड कर रहा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय, क्योंकि सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है, और डीएलएफ आपका फिर से एक नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 153 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करें। 168, 178, 188 लेवल ऐसे दिया था कि आपको आराम से याद हो जाए, क्योंकि मेरा टारगेट तो 200 रुपये प्लस का है, तो 168, 178, 188 तीन टारगेट रखकर 153, 153 के नीचे अगर क्लोज होता है आज तो स्टॉप लॉस सकें, और धीमे धीमे इसको थोड़ा सा खरीद के आराम से इसको पोजीशन के लिहाज से हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप कर सकते हैं। और वैसे भी जिस तरह से एवरग्रैंड की प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है चाइना में फंड्स अब रियल एस्टेट में पैसा कम लगाएंगे, वो फंड्स धीमे धीमे इंडिया में दूसरी जगह आने की तैयारी में, यहाँ प्रोमोटर नेचुरली आपको पता ही है बदलने की तैयारी में है ही। ऐसे में तो एक एमएनसी रियल एस्टेट प्लेयर हो जाएगा आईबुल रियल, और उसका इम्पैक्ट आपको आगे आता हुआ दिखेगा। तो आपको थोड़ा पोजिशनली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर एक मौका देखना चाहिए। ये है आपके लिए राय। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, खरीदारी करके चलनी है। अनिल जी का फेवरेट स्टॉक है, कई बार उन्होंने रेकमेंड किया है, और एक बार फिर से आपको एक मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। इजी ट्रिप प्लानर्स, एक और स्टॉक जो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन रेडार पर रहा है। दुबई एक्सपो जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसके साथ उन्होंने करार किया है, और करीब 50,000 लोगों को ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस एक्सपो से उनको ये करार करते हुए दिखा है। तो इजी ट्रिप हालांकि आज थोड़ा सुस्त है, बट डेफिनेटली बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। 6 महीने तक चलने वाला ये एक्सपो, हम आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव खबरें और वॉइसेस ऑलरेडी इस एक्सपो से लेकर आ रहे हैं, और ये एक बड़ा आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है इजी ट्रिप के लिए। ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ चुकी है जहां तक स्टॉक का सवाल है सुमित जी, बट इजी ट्रिप के चार्ट देखकर बताएं इस समय क्या करना चाहिए। पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक पिछले 7 से 11 दिनों में हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे स्टॉक के अंदर ऊपर में 625, 630 के लेवल निकलेंगे, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, और फिर 650 रुपए से लेके 675 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही इजी ट्रिप प्लानर्स में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ये है आपके लिए इजी ट्रिप प्लानर्स या इज माई ट्रिप, इस पर राय। 600 रुपए के पार निकलता हुआ स्टॉक। आइए, कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं। पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे जी नहीं, कल वाला आज ही। आज मैं कल भी यही हूँ, हम भी यही नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं आप तो ही चलिए, तो पिक ऑफ द डे का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताए सर। अरे जी देखिए, कंटेनर के दाम बढ़ रहे हैं, बराबरी चल रही है, और शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारा पिक ऑफ द डे है, जिसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट आ रहा है। 129 का एक रेजिस्टेंस था, जिसको बहुत ही दमदार तरीके से शिपिंग कॉर्पोरेशन पार करता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। बेहतरीन अनिल जी स्टॉक है, और इसको भी हमने 10 की कमाई में रिकमेंड करा हुआ है, पहले भी रिकमेंड करा हुआ है। सुबह जैसे हमने गोडफ्रे फिलिप्स रिकमेंड किया था एल्गो के अंदर, और उसको भी 10 की कमाई में रिकमेंड किया था। बड़ा अपमूव गोडफ्रे में देखने को मिला है। अब सिमिलर एक अपमूव शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेगा। 128, 128 का स्टॉप लॉस है। 136, 136 पहला टारगेट, 139 दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई पर खरीदारी करने की राय रही है। बेहतरीन, वाह क्या बात है, बड़ा मुंह है। 6% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है इस स्टॉक में, और खरीदारी करें। 128 का स्टॉप लॉस, 136, 139 का टारगेट, ये है आपके लिए आता हुआ इस वक्त में। स्टॉक्स और भी जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है केशोराम।
जो 9% मजबूत है। सुमित जी, इसके चार्ट्स आपको देखने बताइए। अनिल जी, बहुत अच्छी मजबूती आज स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में गिरावट आई थी, लेकिन अब आज का कैंडल पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। 70 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 70, तो उसके बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में केसोराम में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें। आज का कैंडल स्ट्रांग है, 2-5 दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इंडस्ट्रीज जहां पर आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छे रन बननी चाहिए इस हफ्ते में। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में बॉटम्स बने हैं, मुझे लग रहा है रामको सीमेंट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही। एंड आज के सत्र में इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काट दिया है। 1000 लेवल को अच्छी तरह ये पार करके सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से लक्ष्य होगा अराउंड 1020 का एंड पोजिशनली 1040 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 997 के आसपास एंड खरीदारी करनी है रामको सीमेंट की फ्यूचर्स में। बिल्कुल, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन है। ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं आई है, बट सुबह से ही बजिंग स्पेस दिख रही है जहां तक सीमेंट स्टॉक्स का सवाल है, और इसलिए आप एक अच्छा एक्शन एक्सपेक्ट करके चलें रामको सीमेंट के काउंटर पर भी। पर सीमेंट की बात करी तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज सीमेंट संबंधित न्यूज नहीं है, बट डेफिनेटली कंपनी संबंधित न्यूज है और नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। एक बड़ा डिमांड नोटिस भेजा है इनकम टैक्स विभाग ने कंपनी को। क्यों भेजा है यह डिमांड, क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट, पूरी खबर तैयार है मानसी के पास। मानसी, बताइए क्या चल रहा है ग्रासिम में। बिल्कुल दीपांशु, देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज को IT डिपार्टमेंट ने 8,334 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। दरअसल AB कैपिटल के डीमर्जर मामले में कैपिटल गेन को मानकर ये नोटिस भेजा गया है। 2018-19 में ग्रुप कंपनी AB कैपिटल को शेयर सेल का मामला है, ये तब की बात है ये, जिस पर अब फिलहाल कैपिटल गेन टैक्स की मांग की जा रही है। कंपनी का ये कहना है कि ऑर्डर के खिलाफ अब कंपनी कदम उठाएगी क्योंकि टैक्स लॉ के दायरे से बाहर ये डिमांड की गई है। ग्रासिम की दलील क्या है वो मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद क्या कुछ उनसे मांगा गया है ये भी बताऊंगी। मार्च 2019 में DCIT यानी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया था। मार्च 2019 में इसी मामले में 5,872 करोड़ टैक्स की मांग की गई थी। ठीक इसी तरह से IT डिपार्टमेंट ने फिर से तब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की मांग की थी, अब कैपिटल गेन टैक्स लगाया है और कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी ने शेयर जो है शेयर होल्डर को इशू किए हैं। ट्रांजैक्शन में कंपनी की कोई इनकम नहीं है जिस पर इनकम टैक्स लगाया जा सके, ये मैनेजमेंट का कहना है। अब DCIT यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने शेयर इशू की वैल्यू जो है उसे 24,037 करोड़ आंका है और इस पर ये टैक्स लगाया है। DCIT ने इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग के हिसाब से वैल्यू कर टैक्स की मांग की है। 30 सितंबर को पास हुए इस ऑर्डर में अकाउंटिंग ईयर 2018-19 के लिए 8,334 करोड़ के टैक्स की डिमांड की गई है। ग्रासिम की एक ही दलील है कि ये टैक्स जो है ये कंपनी ने जो शेयर है वो शेयर होल्डर को इशू किए हैं और इसी के चलते इन्होंने कोई इनकम नहीं कमाई जिस पर टैक्स दिया जा सके। अब इसी मामले पर आगे ग्रासिम हो सकता है इस ऑर्डर पर कदम भी उठाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ा टैक्स मांगा गया है जिसके चलते आज के सत्र में हमने स्टॉक पे एक नेगेटिव एक्शन भी देखा है। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए ग्रासिम। नेगेटिव एक्शन भी आपको आते हुए दिख रहा है। बड़ा टैक्स डिमांड है, पर देखते हैं आगे जाकर इसका कैसा इंपैक्ट रहेगा। इनफैक्ट चोपड़ा साहब भी हमारे साथ तैयार हैं, विजय चोपड़ा। गुड आफ्टरनून चोपड़ा साहब, कोई राय ग्रासिम पर? पहले भी ये टैक्स डिमांड आ चुकी है पर इस बार थोड़ी ज्यादा बढ़कर आई है, देखना पड़ेगा क्या रिस्पॉन्स रहता है। इनिशियल रिएक्शन के बाद स्टॉक भी थोड़ा संभला है, आपकी राय सर? देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है और कई बार टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से कभी एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है थोड़े टाइम के लिए। मुझे लगता है पूरा का पूरा जो सीमेंट क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है इस समय पर, और अगर आप पूरे के पूरे आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप को देखें तो ये कहीं ना कहीं, चाहे वो केसोराम हो, चाहे वो ग्रासिम हो, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो कुमार मंगलम बिरला जी या आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप के पास है।
और सीमेंट में ये दिग्गज माने जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ टैक्स डिस्प्यूट्स आ जाते हैं और मुझे लगता है सॉर्ट आउट करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कुछ प्रोविजनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। अगर टैक्स बनता भी है तो वो दे देंगे, या वो ITAT में या जो भी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर ये लोग अपील करेंगे और केस जीत लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है कि कोई बहुत नेगेटिव परसेप्शन डेवलप किया जाए ग्रासिम के बारे में। थोड़ा सा वेट किया जा सकता है 1-2 दिन, और मुझे लगता है कि उसके बाद दोबारा से इसके अंदर खरीदारी करी जा पाएगी। और कोशिश करिए कि किसी भी खरीदारी को गिरावट में किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं नज़र आता। चोपड़ा साहब, ये कहाँ जाके अपील कर सकते हैं जो इनके पास नोटिस आया है बड़ा उसका? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हैं अनिल जी, और मेरी परीक्षा ना लीजिए। मुझे लगता है कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है जो हमें छोटा मोटा स्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है कि कई बार ITAT के थ्रू होता है या कई बार दूसरे फोरम्स के थ्रू अपील की जा सकती है। अगर कहीं आप अपील करना चाहते हैं तो अगर प्राइमा फेसी गलती है तो गलती मानकर टैक्स पे कर सकती है ग्रासिम के पास। मुझे नहीं लगता कुछ कैपिटल रिलेटेड इश्यूज होंगे, मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिक्कतें निकल आती है। मगर मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है ग्रॉस लेवल पे, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला या पूरी बिरला समूह की कंपनियां जो हैं वो मानी जाती रही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, तो बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए अनिल जी कि ये प्रोसेस होता क्या है। नहीं, मेरा प्रकाश तो है, लेकिन थोड़ी और दूसरी तरफ है। मैं सोचा कि अगर आपको ये पता है कि इसकी अपील कहाँ होती है, कैसे होती है, तो 2 ही कंडीशन है। या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको सारा पता है कि, या मतलब कानून के जानकार है, तो एक तो हो सकता है, या फिर दूसरा ये है कि आपके कभी न कभी ऐसी भारी भरकम टैक्स लायबिलिटी आई होगी और आपने जाके अपील की होगी। जाहिर सी बात, आप इतने बड़े आदमी, तो 2 में से एक बात हो सकती है। तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था कि दोनों में से बड़ी बात कौन सी है। आपके मुंह में घी शक्कर अनिल जी, ऐसा कुछ होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर इतने बड़े टैक्स मामले में कभी मेरा नाम आए और इसकी अपील मैं करूं। मगर फिलहाल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं हूं, मगर थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं, बहुत थोड़ी बहुत, और मुझे लगता है कि ग्रासिम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ, बहुत ही बढ़िया। आइए, सेठी साहब जुड़ने को तैयार है हमारे साथ, और सेठी साहब जुड़ने से पहले जल्दी से एक बिल्कुल सुमित जी के लिए फिर लेंगे सेठी साहब की शानदार पिक्स और बाद में 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेटल में ही ध्यान रखना है। मेटल स्टॉक्स में एक एक करके देखिए, सब में मोमेंटम आ रहा है। जिसमें नहीं आया है अब उसमें आने वाला है। स्टॉक का भाव चल रहा है 147 रुपया। स्टॉक का नाम है NMDC। NMDC के अंदर पिछले 5-7 दिनों से लोअर लेवल से धीरे धीरे करके मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन अब स्टॉक यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। ये स्टॉक अब यहां से भागेगा 152.50 और 155। ये इमीडिएट सिर्फ शॉर्ट टर्म के टारगेट्स में बोल रहा हूं। मेरे को लग रहा है कि NMDC में यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव बनेगा, जिसमें 160 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 142 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से NMDC में खरीदारी करें। 152.50 से लेके 155 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। ऑप्शंस के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 150 वाला कॉल 7 रुपए 25 पैसे 7 रुपए 30 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 5 रुपए 25 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 9 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के टारगेट NMDC के 150 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 155 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा NMDC के अंदर। ओके, तो NMDC में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए स्वागत करते हैं सेठी साहब का। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, दोनों पिक्स आज दोनों कैश मार्केट की। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, दोनों पिक्स कैश मार्केट की है। परफेक्ट, करिए शुरुआत सर। पहली पिक अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, वैलिएंट ORG इस नाम से ट्रेड करता है। 1415 के आसपास इसका अभी प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस। ये कंपनी केमिकल्स बनाती है और केमिकल्स भी एग्रो इंटरमीडिएट और फार्मा सेक्टर को कैटर करने के लिए
जहां पे इनका 85% तो डोमेस्टिक मार्केट में सेल्स होती है और 15% एक्सपोर्ट होता है। और अनिल जी, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से ये जो एग्री केमिकल्स वाला सेक्टर है बहुत ही अच्छा कर रहा है, बिकॉज दुनिया भर में एग्री केमिकल्स की बड़ी शॉर्टेज है, चाहे वो चाइना में प्लांट्स बंद होने की वजह से है, फिर जो यूएस में कोई तूफान आया है उसकी वजह से है। तो इन सबको देखते हुए सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस कंपनी के पास एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन करती रहती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ। बाकी फंडामेंटल्स दमदार है अनिल जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31%, डेट इक्विटी रेशियो 0.37 का। पिछले 3 साल का पैट का कैगर जबरदस्त है। और अनिल जी, सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीएस से काफी सस्ता है ये स्टॉक। ये स्टॉक 32 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, जबकि इसके पीएस जो है वो ट्रेड करते हैं अराउंड 52 के मल्टीपल पे। तो मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है। मुझे अनिल जी लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1500 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1380 रुपए। ओके, 1380 का स्टॉप लॉस और 1500 तक के टारगेट के लिए वैलिएंट ऑर्गेनिक्स ये स्टॉक है जहां खरीदारी कर रहे हैं। हमारा भी एसआईपी स्टॉक रह चुका है, एक बार बढ़िया तेज दौड़ लगाई भी और उसके बाद अच्छा करेक्शन भी होकर अब फिर से तेजी की तरफ बढ़ता हुआ राय सेठी साहब की खरीदारी की। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक? अभी जी जो दूसरा स्टॉक है वो आज मेरे एक पसंदीदा सेक्टर से है, जिसपे मैं हमेशा से मतलब काफी दिनों से बुलिश हूँ। फ्राइडे को भी मैंने उसी सेक्टर से पिक किया था स्टॉक, मेटल का स्पेस, जो अभी सुमित जी ने भी एनएमडी से रिकमेंड किया और बाकी भी सबके रडार पे टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, सेल वगैरह आ रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है यहाँ से मैंने कैश मार्केट का स्टॉक पिक किया और खास करके स्टील सेगमेंट से। स्टॉक का नाम है सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, जो कि अभी 83 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है अनिल जी और इसके भी फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इन क्वार्टर्स में। जून क्वार्टर बेहद ही दमदार था, 68 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 15 करोड़ का लॉस था। फिर कंपनी ने रेगुलरली अपने खर्च को कम किया और अब ये बिल्कुल डेट फ्री होने जा रही है। अभी जो डेट इक्विटी रेशियो वो सिर्फ 0.11 का है। रिटर्न रेशियोज में भी बहुत ही सॉलिड इंप्रूवमेंट हुआ और अनिल जी स्टील स्टॉक्स बिल्कुल एकदम तेजी के मूड में है। आज हम देख रहे हैं टाटा स्टील, जेएसपीएल, सेल सब में धुआंधार तेजी है और इसका कारण भी है कि ऐसे माना जा रहा है कि स्टील के प्राइसेस बहुत ही दमदार उछाल ऑलरेडी हो चुकी है और आने वाले दिनों में स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक के जो कंपनियां ये सब हाइक कर सकती है, बाजार में अटकलें हैं ऐसी। मुझे लगता है स्टील का सेक्टर बहुत अच्छा करेगा और इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे मेटल कंपनीज के, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आने चाहिए और उसी का नतीजा आज हम मेटल स्टॉक्स में एवरग्रांड जैसे एपिसोड के बावजूद भी भारतीय मेटल कंपनीज में सब एक तेजी देख रहे हैं। तो मुझे स्टॉक पसंद आता है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। आप अगर इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अर्निंग्स देखेंगे तो उसके ऊपर 5-6 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। सिर्फ एक 1500 करोड़ की मार्केट कैप है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है 100 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 80 रुपए। खरीदारी करें सनफ्लैग आयरन और साथ ही वैलिएंट ऑर्गेनिक्स 1500 के टारगेट के लिए इस पर भी कर सकते हैं खरीदारी। 2 दमदार पिक्स सेठी साहब की तरफ से आती हुई। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। आइए अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी ले, उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, नैल्को मेरे रडार पर आया है, 103 का भाव है। मुझे एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 103 102 ये रेंज में बाय करें। 100 के नीचे का स्टॉप लॉस 99.50 का और 110 से 112 के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं कि कल सुबह आनी चाहिए। तो आपकी रिस्क 3-3.5 रुपए होगी, 10 से 12 रुपए। टारगेट से वागले साहब खरीदारी की राय आपको दे रहे हैं। नैल्को पर नजर रखिए, इस स्टॉक पर भी एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। पर आइए बाजार पर इस समय क्या बनानी है आपको स्ट्रैटेजी, जानते हैं अनिल जी के साथ बिगुल मार्केट स्ट्रैटेजी का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी थोड़े सुस्त हैं ग्लोबल संकेत, ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं है, बट करीब 0.5% नीचे आपको दिखेंगे नैस्डैक के फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो करीब 75 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं।
यूरोप की बात करें तो मामूली गिरावट है, बट गिरावट जरूर है। यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती दिख रही है। और आज ऑफकोर्स चाइना के बाजार तो बंद थे, बट हांगकांग के बाजारों में हमने 2% से ज्यादा की गिरावट देखी और जापान के बाजार भी 1% सुस्त थे। तो हल्की नरमी है सर ग्लोबल मार्केट्स में। ओपेक की बैठक है, उससे पहले कच्चे तेल में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं। बताएं क्या करना चाहिए। दीप, आप भी गजब शुरुआत करते हैं सवाल की। मैं तो एक बार डर ही गया था कि क्या पूछ रहे हैं दीप। एक्चुअली दीप ने शुरुआत की, सुना आपने? अनिल जी थोड़े सुस्त हैं। मैंने सुना ना? मैं बोला मैं किधर सुस्त हूँ? अच्छा, मैंने कहा अच्छा सुस्त बोला। और फिर मुझे याद आया मैंने चाय नहीं पी अभी तक क्लोजिंग वाले शो में। फिर आगे बोले ग्लोबल संकेत, अनिल जी थोड़े सुस्त है आज ग्लोबल मार्केट। अगर मैं वही सुन के आगे नहीं सुन पाता तो सोचो कैसा झटका लग रहा था। तो दीप मतलब मार्केट ही सुस्त है ना, और किधर और तो कहीं नहीं दिख रही ना सुस्ती आपको? अनिल जी सिर्फ सुस्ती ग्लोबल मार्केट्स में है, हमारे बाजारों में तो कोई रिएक्शन नहीं है सर, ना आपके एनर्जी में ना ही हमारे बाजार के एक्शन में। चलो तो ग्लोबल मार्केट को भी चुस्त कर देते। देखो 125-150 जो नीचे था डाउ रह गया, अब 70 आधा तो कर दिया आपके बोलने की वजह से। हमने कहा कि चलो ये सुस्त है, इनको भी चुस्त किया जाए। अब 70-75 पॉइंट ही नीचे बचा है। देखिए करना क्या है, पहली चीज तो ये इत्मीनान रखिए कि 17,600 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। तो आपकी क्लोजिंग बेसिस पर 1 घंटे के आगे 1 घंटे पौन घंटे की रिस्क 60-70 पॉइंट से ज्यादा की है नहीं। पॉइंट नंबर 1। संभावना इस बात की दिख रही है 17,600 को पार करने की कोशिश करेगा निफ्टी, और तब 17,750 17,775 तक जाने की कोशिश हो सकती है। वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बचे हुए एक समय के लिए 17,700 आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है। क्यों? 17,700 के कॉल्स पर 46 लाख शेयर हैं और 17,600 के पुट पर 44 लाख शेयर है। बराबरी का मामला है, रस्साकशी का मामला है दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है 17,700 के आसपास आते ही थोड़ी जो कॉल राइटर्स हैं साथ ही पुट भी 31 लाख शेयर के, तो वहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब से लेकर 3:05 के पहले अगर 17,700 पार करके निफ्टी टिक जाता है, जिसकी संभावना दिख रही है, मैं पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा देख रहा हूँ दीप, तो अगर वो हो जाता है तो फिर ये बाजार आपको आज ही 17,750 17,775 यानी कि 50 से 75 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है। सिर्फ 2 चीजें चाहिए अगले 20 मिनट में आपको। एक, थोड़ी डाउ फ्यूचर की रिकवरी। दूसरा, 17,700 के ऊपर टिकने 5-7 मिनट का काम, और उसकी संभावनाएं दिख रही। तो मैं पॉजिटिव साइड पर हूं। अगर 17,700 पार करके टिका तो फिर आप आज के लिए भी ले सकते हैं और कल के लिए भी, ये ध्यान में रखें। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप मामला ऐसा है, 37,500 37,600 सपोर्ट जोन है और 37,500 37,600 ही रुकावट की रेंज भी है। डेटा एकदम परफेक्ट बने हुए हैं। 37,500 के पुट पर 19 लाख शेयर है, 37,600 के पुट पर 12 लाख शेयर है, 37,500 के कॉल पे 19 लाख शेयर है, 37,600 के कॉल पर 14 लाख शेयर। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो कॉल राइटर्स हैं ना, ये आज थकेंगे, परेशान होंगे, और नहीं तो कम से कम फ्रस्ट्रेट जरूर होंगे। और उसकी 2 वजह बताता हूं। पहला, यूएस के फ्यूचर थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। दूसरा, 125-150 पॉइंट नीचे देखने के बावजूद बाजार गिर नहीं रहे। मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में, अब ध्यान से सुनिएगा, काम की बात बंसल जी अभी लास्ट, ये जो है ये सेंटेंस सबसे ज्यादा काम का, बाकी तो भूमिका थी। काम की बात है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग की लीडरशिप ला सकता है। कैसा लगा सुन के आपको? एसबीआई आपका रिकमेंड किया हुआ है, करेक्ट? 37,600 अभी दिख रहा है, थोड़ा सा और जोर लगाकर 37,700 पार करेगा, उसके बाद यहां से बहुत बढ़िया तेजी बनेगी। तो मुझे लगता है दोनों में से बैंक निफ्टी अभी भी खरीदा जा सकता है। अनिल जी देखिए, अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि स्टेट बैंक हमने करा हुआ है। अच्छा ऐसे लग रहा है कि पिछली सीरीज में सब पैनलिस्ट ने अनिल जी निफ्टी बैंक को 40,000 के टारगेट के लिए रिकमेंड करा हुआ है। वो अनिल जी टारगेट अभी पेंडिंग है। यस, तो तैयारी, एक बार 37,700 पार होते ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। वैसे भी 37,600 के ऊपर भी अच्छा है। मुझे लगता है तेजी की तरफ व्यू लेकर चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर समझिए कुछ हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, तो 37,500 पे और ऐड करें बैंक निफ्टी, और निफ्टी अगर नीचे आ जाए तो 17,625 पर और ऐड करें। डरिए मत, घबराइए। नीचे आए तो डरना घबराना नहीं, और लेना है, और उतना ही खरीदें कि नीचे आए तो और खरीदने की आपके पास जगह है। भरना नहीं है ठूस ठूस के, जितने तक स्वाद आए उतना ही खाना है। गुलाब जामुन में चौथा खाने के बाद तो नहीं आता होगा ना टेस्ट। कभी 4 खाए नहीं, तीसरे में 4 खाए नहीं कभी। तीसरे में तो नहीं आता, ये मुझे पता है। बताऊं कैसे? दीप ने 2 ही खाए थे ना। 2 के बाद स्वाद अगर कम हो गया, 2 के बाद तीसरे में भी अगर उतना ही टेस्ट आता है तो दीप थोड़ी 2 में रुक जाते। करेक्ट? तो उतना ही खाएं जितने का स्वाद आता रहे, चिंता न करें। आपने अनिल जी मैक्सिमम गुलाब जामुन कितने खाए? 0? नहीं, ऐसा थोड़ी कह रहे भाई, मैं आम आदमी इंसान हूं। नॉर्मल गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद हैं, थे और रहेंगे। वो अलग बात है, मजबूरी खा नहीं पाए वो अलग बात है, ऐसा थोड़ी पसंद नहीं है।
कितने खाए मैक्सिमम अनिल? ये याद तो नहीं, बचपन में तो जितने मिलते थे सारे खा लेते थे। सही में वो भी क्या टाइम था, बिना कोई किसी चीज की फिक्र नहीं कि वजन बढ़ेगा कि ये हो जाएगा, आए वो खाते रहो, आए वो खाते रहो। सही बात। बहुत खाए, दवा के, मतलब मिठाई तो खूब इतनी खाई कि पूछो मत। चलो बढ़िया है। अच्छा, किसी का कोई रिकॉर्ड है गुलाब जामुन मैक्सिमम खाने का? हमारे एक्सपर्ट, आपका कोई रिकॉर्ड? मेरा 3 है जी, 3 से ज्यादा। कई रिकॉर्ड, 3 तो हम गिनते ही नहीं। किसी का कोई बढ़िया रिकॉर्ड हो तो बताओ। सुमित जी का होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं अनिल जी, मैं आधा या एक खाता हूँ बस। आधा एक आधा ये। सुमित जी जिंदगी तो जियो। नहीं अनिल जी, हमारी उम्र में आने के बाद तो ऐसे ही कम करने पड़ेंगे आपको। अभी तो नहीं अनिल जी, अभी तो आपके खाने खेलने के दिन है। अनिल जी गुलाब जामुन नहीं खाना, बाकी चीजें खा लेंगे अनिल जी। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, ये भी सही है। अपनी खाना अपनी सुमित जी पसंद। का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस चीज का? देखिए अनिल जी, वो सारे बॉलीवुड के स्टार्स को बीट कर रखा है। वो ऐसे करके हर जगह पे फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा मतलब ये स्टूडियो में भी आते हैं ना जब कोई बजट पर, तो सबको अलग करके अलग से फोटो खिंचवाते हैं। सिग्नेचर पोज। हाँ, सिग्नेचर पोज है उनका, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो स्मार्ट है, तो थोड़ा मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना आप सब लोग। अकल, शक्ल, हेल्थ, हाइट, आवाज और पर्सनैलिटी में मात खा गए। नहीं तो सुपरस्टार ही है हमारे सुमित जी। सुमित जी इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लीजिएगा एकदम, बिल्कुल भी। कैसे नहीं? चलिए बढ़ते आगे। ये थी आपकी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी। और कुछ और स्टॉक्स जो ये क्या है, सारे व्यूअर्स ट्वीट आने शुरू हो गए, मैंने 13 खाए, मैंने 16 खाए। एक भाई साहब, ओह हितेंद्र जी 26। ओ बाप रे, 26। प्रभु जय हो आपकी। आपका तो पदार्पण ही इस दुनिया में खाने के लिए ही हुआ है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन ये भी हर किसी के बस की बात नहीं, जो खा सकता है वही खा सकता है। खाने के लिए भी ताकत चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि खाने के बाद उसे पचाना भी पड़ता है। तो चलिए दीप, ये स्ट्रेटेजी आपको मैं बता चुका हूं, अब आगे बढ़िए जी। सर तो अब भरपूर एक्शन है बाजार पर, और कुछ बजिंग स्टॉक्स की बात करें सर, इससे पहले आज हम सुबह से कह रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स पर रखिए नजर, और नजर रखिए इस समय एसआरएफ, उस पर आ रहा है स्पाइक। दीपक नाइट्राइट थोड़ी देर पहले इस पर बात करी थी, और नवीन फ्लोरीन, ये चारों के चारों काउंटर्स, ये तीनों काउंटर्स आपको बड़ी मूव इस समय दिखा रहे हैं। दीपक नाइट्राइट स्पाइक करके डेज हाई पर 7.5% ऑलरेडी, इस पर हमने बात करी थी। नवीन फ्लोरीन 3800 के पार, यहां पर बड़ा मूव, और एसआरएफ यहां पर भी बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। वागले साहब का पसंदीदा शेयर जो इस समय एक्शन में है। आइए देखते हैं वागले साहब की एसआरएफ पर कॉल है या फिर कोई और काउंटर। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एसआरएफ पे ही कॉल है, इसको भी मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 11,500 ये निकाल देगा तो ये 12,000 जाएगा। 1 से 2 दिन बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, तो इसको अभी 11,450-70 जो भाव है उसमें ले ले। 100 रुपए की आपकी रिस्क होगी ऑन द अपसाइड। 500 रुपए का अपसाइड है आज और कल का टाइम फ्रेम। तो करीब 500 का अपसाइड है। 12,000 की तरफ अब एसआरएफ मूव करते हुए दिख रहा है। हर लेवल पर एसआरएफ पर भरोसा रहा है। और अनिल जी, एसआरएफ जबरदस्त एक्शन, बट केमिकल स्टॉक्स पर रखें नजर सर। ट्रेडमार्क दो ही जनों का, या तो सिमी जी या वागले साहब, दोनों ही रिकमेंड करते हैं एसआरएफ, और 12,000 की तरफ बढ़ता। वैसे मेरा भी है रिकमेंडेशन लिस्ट में, कोई बोल नहीं रहा कि आप भी करते थे, इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही बोल देता हूँ, मैंने भी कई बार किया हुआ है। लेकिन आइए, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है एक स्पेशल पिक के साथ, बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है अरविंद लिमिटेड, जिसमें कि ब्रेकआउट हुआ है। 100 रुपए का लेवल पार हुआ है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। अरविंद को खरीद करके चले अनिल जी, बहुत हाई बीटा है, बहुत तेजी से चलने वाला शेयर है, इन स्तरों पर खरीदना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन ब्रेकआउट है। 99 रुपीज 50 पैसा, 99 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। 107 रुपए पहला टारगेट है और 110 रुपए दूसरा टारगेट है। और साथ में अनिल जी आपके लिए सवाल है, आजकल तो आप विदेशी ब्रांड पहनते हैं, मतलब कि स्कूल कॉलेज के जमाने में जब जीन्स एक मतलब कि लग्जरी होता था, लिवाइस, पेपे वगैरह होता था, तो अरविंद अनिल जी पहली एक होम मेड मतलब कि फ्लाइंग मशीन ब्रांड लाया था मिडिल क्लास। करेक्ट, पहना होगा अनिल जी आपने? 100%। मैं तो अभी भी पहनता हूँ। अभी आप मानेंगे नहीं तो अब आपकी मर्जी है। देखो, वक्त के साथ चीजें बदलती है बंसल जी। एक जमाना था जब रेडीमेड कपड़े पहनना मतलब बड़ा माना जाता था, और सिला सिला के पहनते थे। आज जो सिलवा के पहनता वो बड़ा आदमी है, रेडीमेड तो सब पहनते हैं।
एक जमाना था सबके पास इंक पेन होते थे, बॉल पेन बड़ा माना जाता था। आज सबके पास बॉल पेन है, इंक पेन जो रखता है वो बड़ा आदमी है। एक जमाना था जब लोगों के पास घोड़े होते थे, गाड़ियां किसी के पास होती नहीं थी, और गाड़ियां जिनके पास होती वो बड़े होते थे। आज गाड़ियां जिनके पास है वो आम आदमी है, घोड़े जिनके पास है। पहले कोक पिलाना जो है हाँ। वो बड़ी बात मानी जाती थी, और चाय पिलाने को ऐसे ही मानते थे। अब उल्टा हो गया नहीं। हाँ देखो, तो वक्त के साथ सब बदलता है, चिंता मत करिए, ये भी बदलेगा। ओके, तो चलिए अरविंद लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करने की राय स्पेशल पिक के तौर पर। टारगेट क्या दिया आपने? पहला टारगेट 107, दूसरा टारगेट 110, 99 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस। ओके, आइए बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, एसआरएफ में ब्रेकआउट है और बहुत शानदार ब्रेकआउट है। ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इधर बाय करने की सलाह है। फ्यूचर्स में बाय करते हैं तो मेरा मानना है कि टारगेट 11,900 का पहला 12,200 के टारगेट्स ये कल तक देखने को मिल जाने चाहिए, और इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस 11,300 जो कि काफी नजदीक है। उसके साथ साथ आप कॉल ऑप्शन के द्वारा भी ट्रेड किया जा सकता है। 11,500 का कॉल ऑप्शन अभी 510 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय करने की सलाह है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 470 का, और टारगेट कल के लिए 650 से लेके 700 के टारगेट्स आपको कैजुअली देखने को मिलेंगे। आपके लिए एसआरएफ पे खरीदारी करने की राय 12,000 के आसपास के टारगेट आते दिख रहे हैं किरण जी की तरफ से भी। बढ़ते आगे, एनटीपीसी लिमिटेड है सुर्खियों में, पावर शॉर्टेज और बाकी सारी खबरों की वजह से। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए सारी डिटेल्स और रिसर्च भी। कुशल बताइए। अनिल, देखिए सरकारी कंपनी है और यहाँ पर अब बड़ा फोकस इनका एसेट मोनेटाइजेशन पर हो रहा है, और वो किस तरह से करेंगे। इनकी जो 3 सब्सिडियरीज है उनको ये लिस्ट करने वाले हैं, और बाजार से करीब 15,000 करोड़ रुपए इनकी जुटाने की योजना है। 3 इंपॉर्टेंट सब्सिडियरीज है। सबसे पहले है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर, और साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये 3 इनकी सब्सिडियरीज है जिसके ये आईपीओ बहुत ही जल्द ला सकते हैं, और साथ ही सेल के साथ इनका जो जॉइंट वेंचर है वहां से भी इनकी जो हिस्सेदारी है उससे ये एग्जिट करने की अपनी योजना बना रहे हैं। तो क्लियर कट एसेट मोनेटाइजेशन पर कंपनी का अब बड़ा फोकस बनता जा रहा है। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस अगर आप करें तो यहां पर अगले 1 साल में इस कंपनी का आपको आईपीओ ये लिस्टिंग जो है होती हुई दिख सकती है। हर साल कंपनी 7 से 8 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता जोड़ना चाहती है, तो काफ़ी बड़े प्लान्स हैं पहली कंपनी के। उसके बाद आप देखिए एनवीवीएन जो कि है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, यहां पर पावर ट्रेडिंग पर बड़ा फोकस है। आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की पावर शॉर्टेज हुई है और जो डिमांड स्पाइक होती हुई दिखी है, पावर ट्रेडिंग आपको रिकॉर्ड स्तरों पर आती हुई दिख रही है। FY21 में करीब 18 बिलियन यूनिट्स की पावर ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। तो इसकी एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि इसकी वैल्यूएशन भी जब भी इसका आईपीओ आएगा बहुत अच्छी रह सकती है। और आखिर में निप्को जो तीसरी इनकी सब्सिडियरी है, इसके तहत कंपनी 7 हाइड्रोजन और 3 थर्मल और 1 सोलर पावर स्टेशन जो है कंपनी के पास है। करीब 2057 मेगावाट की कुल क्षमता है, और अब ये भी लिस्ट होती हुई दिखेगी। तो कंप्लीट पैकेज जो है एनटीपीसी अब आगे के लिए अपने सब्सिडियरीज के आईपीओ की तैयारी कर रहा है। तो ये ढेर सारे ट्रिगर हैं एनटीपीसी के लिए जिसकी वजह से एक्शन में रहा है ये लगातार स्टॉक का। चोपड़ा साहब, आपकी राय एनटीपीसी पर? मुझे लगता है अनिल जी की काफ़ी एक्शन है पूरे के पूरे पावर क्षेत्र में। मैंने लास्ट वीक भी टाटा पावर रिकमेंड किया था, और मुझे लगता है एनटीपीसी बहुत सालों की सुस्ती के बाद अभी उठा है, और ये आपको 165-70 तक भी जाता हुआ दिखेगा। तो जितनी भी अग्रणी कंपनी हैं, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, सरकारी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीटीसी हो, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में टाटा पावर हो, बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये सारी की सारी कंपनीज। और मान के चलिए कि जिस प्रकार से आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रचलन होगा,
तो इन्हीं सारी कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी कि अब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी भी, वो दिग्गज कंपनीज भी सोलर एनर्जी की तरफ, पावर की तरफ आ रहे हैं, तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है पावर क्षेत्र में अगले 5-6 सालों में। और मुझे लगता है कि सरकार लगातार इस पूरे क्षेत्र में नई नई चीज़ें लाती रहेगी और कुछ अच्छी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स होंगी जिससे पूरा पावर क्षेत्र रिवाइव होगा। और मुझे लगता है पिछले 8-10 सालों से पावर में कुछ विशेष देखने को मिला भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे रियल एस्टेट बैठा हुआ था, तो वैसे ही पावर क्षेत्र भी बैठा हुआ था। मुझे लगता है अगले 3-4-5 सालों के लिए पावर अच्छा लगता है ऑन द लाइन्स ऑफ रियल एस्टेट, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ से भी एनटीपीसी में तेजी दिखती है, मगर किसी गिरावट में खरीदिए, आज ना खरीदिए, कभी भी गिरावट मिलता है तो एनटीपीसी लीजिए, बहुत अच्छा कंपनी है। ओके, एनटीपीसी गिरावट में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। और जो चर्चा हमारी गुलाब जामुन पर हुई है, आपको अगर अच्छे और इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ने तो मेरी टाइमलाइन पे जाइए। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी जिन्होंने 100 खाए हुए, 100 गुलाब जामुन, गजब है। एक अजय लोहिया साहब बोले 76 खाए और हार गया फिर भी कंपटीशन में। तो सोचो जो छोटे जीता वाले रहे होंगे अनिल जी, वो जो एकदम छोटे वाले रहते हैं ना। देखो, हम तो इस तरह के बहाने ही बना सकते हैं, जिसने खाए उसने तो खाए हैं। अब सही से छोटे वाले को गुलाब जामुन नहीं बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको? वो छोटे वाले अनिल जी, छोटे वाले होते हैं, रसगुल्ले बोलते हैं उनको। रसगुल्ले तो वाइट होता है, बंसल जैसा गुमराह मत कीजिए हमें। रसगुल्ले वाइट होते हैं, रसगुल्ले तो छोटे, उसको छेना बोला जाता है, लेकिन गुलाब जामुन छोटे वाले को क्या बोला? अभी आएगा, देखो ट्वीट आ जाएंगे अभी। छोटे गुलाब जामुन को क्या कहा जाता है, जरा हमारा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान बढ़ाए। प्रतियोगिता दर्पण तो आजकल आती नहीं है, उस जमाने में आती थी तो पढ़ लेते थे। आपको पता चले तो जरूर बताइएगा। सिमी जी हमारे साथ तैयार है और सिमी जी ने स्पेशल पिक की है फरमाइश फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरे तरफ से अभी जाएगा स्पेशल कॉल एसआरएफ पर। एसआरएफ में एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। 11,378 के ऊपर एसआरएफ का ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट में, और इसके बाद जो बड़ा वाला टारगेट आता है वो 11,940 का आता है। तो बड़ा वाला टारगेट के लिए 11,940 का टारगेट के लिए एसआरएफ को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 11,360 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। एसआरएफ में खरीदारी करने का सलाह है। ओहो, तो चलिए यहाँ पर एसआरएफ में लगातार खरीदारी करने की राय। वागले साहब को पहले पसंद आया, फिर किरण जी को पसंद आया और अब सिमी जी को पसंद आया, तो यानी पूरी मुहर लग चुकी है। सिमी जी एक बार जरा टारगेट वापस बताइए। 11,940 का बड़ा वाला टारगेट के लिए एसआरएफ को खरीदने का सलाह होगा। डेली चार्ट में जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 11,940 का आता है अनिल जी, तो मेरा मिनिमम टारगेट वही होगा। ये तो अल्टीमेटली 12,000 के भी ऊपर चला जाएगा, पर फिलहाल के लिए एक छोटा सा टारगेट 11,940 का ही मैंने दिया है। 11,370 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अरे अभी तो आप बोले बड़ा वाला है, अभी बोले छोटा वाला है, तो मैं कौन सा वाला मान लूं? मीडियम मान लूं? अभी बड़ा वाला मतलब 11,400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो 11,900 का तो बड़ा वाला ही होगा, पर ओवरऑल 12,000 के ऊपर भी यह जाएगा, सेटल करेगा, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। टाइम देना पड़ेगा एसआरएफ के लिए। अरे टाइम आप बढ़ाती रहे सारे, टाइम तो आपको जितना चाहिए, जब तक बढ़ता रहेगा टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ना बंद हो जाए, घटना शुरू हो जाए तो फिर टाइम लगता है। फिर तो मतलब बढ़ते हुए में तो मतलब एक दिन भी ऐसा लगता है जल्दी गुजर गया, घटने में एक घंटा भी मुश्किल हो जाता है। तो सिमी जी आपका एसआरएफ कमाल का स्टॉक है। मुझे याद है 1,500-2,000 रुपए से सिमी जी के रडार पर लगातार रिकमेंड करती आई है सिमी जी। सिमी जी शुक्रिया इस बेहतरीन और स्पेशल पिक के लिए। सिमी जी की तरफ से आती हुई एसआरएफ ये है वाकई में जबरदस्त स्टॉक आपके लिए। नितिन जी तैयार है फोन लाइन पर हमारे साथ, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है और सपोर्ट से हम बाउंस कर रहे हैं, उसको देखते हुए 17,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 101 रुपए में मिल रही है अभी, तो ये कॉल ऑप्शन लेना है, इसको कैरी करना है। स्टॉप लॉस 60 रुपए का होगा और टारगेट करीब 180 रुपए के होंगे। ऐसा लग रहा है कि ये जो वीकली एक्सपायरी आएगी इसमें हम दोबारा 17,900 की तरफ मूव करेंगे। तो कॉल ऑप्शन हम एट द मनी ले रहे हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अनिल जी हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे और बैंक निफ्टी में एट द मनी कॉल यानी 37,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे।
और 37,900 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे जिसको 300 पॉइंट के स्प्रेड बोलते हैं। 135 में बनती है। स्टॉप लॉस 80 रुपए का होगा और टारगेट 250 का होगा। यानी कि बैंक निफ्टी का टारगेट मैं इस वीकली एक्सपायरी में 38,000 का लेकर के चल रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड है और निफ्टी में नेकेड 17,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे। ओके, तो निफ्टी में तो स्ट्रेट अवे 17,700 की आप कॉल खरीदें, 180 का टारगेट रुपए का होगा स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, एक स्प्रेड बनाने की राय दे रहे हैं नितिन जी। 37,600 की कॉल आप खरीदें और उसके सामने 37,900 की कॉल बेचें, स्प्रेड बनाएं। 128 में आपकी बनेगी ये स्प्रेड, टारगेट 250 का और स्टॉप लॉस 80 का। ये है आपके लिए नितिन जी की राय। तो पॉइंट है कि बुलिश व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, और बैंक निफ्टी पर स्प्रेड में बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में आप चाहें तो सीधे कॉल भी खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया और स्टॉक में ब्रेकआउट है। स्टॉक का भाव चल रहा है 313 रुपए। स्टॉक का नाम है तिरुमलाई केमिकल। तिरुमलाई केमिकल के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले 7 से 8 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर ये स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया मूव दिखाने वाला है। यहां से इमीडिएट ऊपर में टारगेट 328 का पहला, 340 का दूसरा। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। जिन्होंने की हुई है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है। यहां से बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 10% का मूव तो आने वाले दिनों में जल्दी ही तिरुमलाई केमिकल में देखने को मिलना चाहिए। 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और खरीदारी करें। 328 से लेके 340 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में तिरुमलाई केमिकल में देखने को मिल सकता है। तिरुमलाई केमिकल्स यहां पर खरीदारी करने की राय। एक जनरल नॉलेज का टेस्ट किया जाए सुमित जी का। सुमित जी, ये जैसे बहुत सारे शहरों के नाम होते हैं, तिरुमलाई भी वहां पे तिरुपति का है, करेक्ट? त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, ये तिरु का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब बताइए सुमित जी जरा। तीरू का अनिल जी, तीरू का मतलब तो अनिल जी वो तीर चलाते ना, तीर है? तीर अच्छा, ओके। क्या तीर चलाए आपने? बिल्कुल निशाने पे नहीं लगा, मतलब दूर दूर तक मतलब आपका टारगेट इधर, तीर उधर चलाया, बिल्कुल विपरीत दिशा में। अच्छा, और किसी को पता है? मुझे पता नहीं। आपको पता है? एक मिनट जरा, और बाहर वालों को भी मौका दिया जाए। अच्छा, नहीं बताएगा। श्री का मेरे ख्याल 100% सही है। वो इसका नाम, इसको श्री है, जो हम हिंदी में श्री लिखते हैं, वो तिरु। तिरुवनंतपुरम मतलब श्री अनंतपुरम, तिरुपति श्रीपति, एग्जैक्टली। तो जरा सुमित जी धन्यवाद दो कुणाल जी को आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल आभारी है। अब तीर तो नहीं चलाना ना, अब तीर चलाने का मौका है, वहां कुणाल जी से पूछ लिया जाए पहले। चलिए, तो ये है आपके लिए तिरुमलाई केमिकल खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। टारगेट 328, 300। अच्छा, चोपड़ा साहब की भी विशेष टिप्पणी। जी चोपड़ा साहब बताएं सर। इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो श्री, मिस्टर, या जैसे हम लोग किसी को बुलाना चाहते हैं, आदर देना चाहते हैं। दूसरा इसका मतलब होली भी होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो जिसको पवित्र माना जाए, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है थिरु को। बढ़िया। चलिए, ये एक और अच्छी बात बताई कि पवित्र शब्द है, और उस हिसाब से भी आप इस पर समझ सकते हैं नॉलेज के लिहाज से। सचिन जी तैयार है अपने BTSTT के साथ। बताएं सचिन जी। अनिल जी, डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। हमने जस्ट हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है खरीदारी करनी है अदानी एंटरप्राइज में। जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 1590 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1515 पे, एंड फ्रेश एडिशंस करने हैं अदानी एंटरप्राइज में 1590 के टारगेट के लिए। ओके, तो 1590 के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस, इस पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
दीपांशु, पहले तो नैल्को जो हमने 100-2.5-3 में दिया था वो अभी सर्किट में इसको बिल्कुल कैरी करे। मेरा अभी BTST होगा IRCTC 3965 का करंट बाय है, हमने यही लेवल पे हमारे क्लाइंट्स को दिया है, एक 2-3 रुपए नीचे, और मुझे लगता है ये 4020-4030 तक जाना चाहिए। मेरा 4035 का टारगेट है कल के लिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3930 का। बिल्कुल, IRCTC सुबह से एक्शन में है और अब और मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। वागले साहब की तरफ से खरीदारी की भी राय इस पर आती हुई दिख रही है। पर आइए एक स्पेस जहां पर आपको रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, फैशन या फिर रिटेल स्टॉक्स जो कपड़े बेचते हैं, क्या है यहाँ पर एक्शन? और इकरा की भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है, आइए जानते हैं इसके बारे में मानसी के साथ। फैशन रिटेल, मानसी बताएं क्या करेगा इकरा? बिल्कुल दीपांशु, फैशन रिटेल में बेहतरीन रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कोविड की जो पहली लहर थी उसके बाद लॉकडाउन जो रहा और फिर दूसरी सेकेंड वेव जो कोविड की आई और फिर लॉकडाउन खुलने के बाद, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो जब प्रतिबंध खुलते हुए दिखे, बेहतर रिकवरी अब फिलहाल देखने को मिल रही है। दूसरी लहर के बाद इकोनॉमी खुलने से अब फैशन रिटेल सेगमेंट में हम रिकवरी का मोड देख रहे हैं। जुलाई अगस्त में प्री कोविड स्तर से 70 से 85% की रिकवरी देखने को मिली है। इकरा की रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है। ऑनलाइन रिटेल सेल्स को काफी ज्यादा अब रेफरेंस मिलता हुआ काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सालाना आधार पर यहां पर 50% की बढ़त दर्ज हुई है। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों का भी यह मानना है कि ऑनलाइन सेगमेंट पर लोगों का भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑनलाइन फैशन में नए शॉपर्स की एंट्री जो है उसमें 40% की बढ़त देखने को मिली है। FY22 में नए स्टोर्स एडिशंस पर कंपनियों ने करीब 45% यानी कि 45% खर्च किए हैं। एक्सपेंसेस नए स्टोर्स और यहां पर ऑनलाइन ट्रेंड को बढ़ाने पर कंपनियां फोकस कर रही हैं। त्योहार आने वाले हैं, त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने के पूरे अनुमान हैं क्योंकि लोग अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं स्टॉप यहां पर ऑनलाइन सेल्स भी करना और साथ ही शॉप्स पर जाकर भी खरीदारी करने के बारे में लोग सोच रहे हैं। फैशन सेगमेंट की 2 दिग्गज कंपनियां हैं, AB फैशन और ट्रेंड। इनकी अगर बात करें FY19 से लेकर FY22-23 के एक्सपेक्टेशंस भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको बढ़ता क्रम ही देखने को मिलेगा। चाहे इनकी आय देखें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की स्थिति देखें या मार्जिन्स भी देखें, दोनों कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सेक्टर के लिए कुछ चुनौतियां जरूर हैं। कोरोना की अगर तीसरी लहर आ जाती है तो फिर भारी प्रभाव इस सेगमेंट पर पड़ता हुआ दिख सकता है। केसेस अगर अक्टूबर नवंबर में थोड़े भी बढ़े तो फिर ये जो फेस्टिवल सीजन का फायदा है कंपनियां नहीं देख पाएंगी। रेवेन्यू का 40% नुकसान यहां पर होने की आशंका है। रिटेल सेक्टर में कुछ खर्च हैं, मटेरियल कॉस्ट, रेंटल, एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, इससे जूझना है सेगमेंट को। ये एक चुनौती है जिसको अब सेगमेंट को देखना है। लेकिन इन सब के बावजूद फिलहाल स्थिति जो है बेहतर है और मोंटे कार्लो, ट्रेंड, AB फैशन जैसे तमाम शेयर्स के पिछले 6 महीने के ट्रेंड अगर आप देखेंगे, करीब 30 से लेकर 70% की बढ़त सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में इन फैशन रिटेल स्टॉक्स ने दिखाई है। तो तमाम रिटेल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स पर जरूर नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तमाम रिटेल से जुड़े सेक्टर्स पर रखिए नजर। चोपड़ा साहब, फैशन रिटेल में तो एक्शन बनी रहा है, रिटेल में भी आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। जिस तरह से डीमार्ट ने भी अपडेट डाला है सर, किस तरह से तैयारी दिख रही है? स्पेशली फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, रिटेल पर किस तरह से रखनी है नजर सर? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से हमने देखा कि बीच में करीब 2 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेट किया गया एक दिन में, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब चीज़ें जो सेक्टर्स दबे पड़े हुए थे 1-1.5 साल में, 2 साल में, जहाँ पे अब सिनेमास हैं, चाहे वो मॉल्स हैं, अब वो खुलने शुरू हो चुके हैं, फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तिमाही तो नहीं, मगर जो आने वाली तिमाही है, जो दिसंबर में जो हम देखेंगे, वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और आज भी हमने, आप स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आइनॉक्स लेजर, PVR जैसी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया या स्पेंसर्स रिटेल है, या जो दूसरी कंपनीज, इवन रिलायंस भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है रिटेल में। तो रिलायंस जैसी कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी और उन्होंने टेक ओवर भी किया है बिग बाजार को, तो उसका भी एक एड ऑन बेनिफिट दिखेगा। तो रिटेल स्पेस में जो मुझे लगता है आने वाली जो तिमाही है उसमें बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, अभी वागले साहब भी नाल्को के ऊपर बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से इसी साल शुरुआत में जनवरी में मैंने नाल्को रिकमेंड किया था करीब 40 रुपया पे, और मेरे को अभी भी लगता है कि नाल्को में इतना दमखम है कि ये 140-150 जा सकता है। इसी प्रकार से हिंडाल्को भी निश्चित रूप से 600 टच करेगा। और मैं अनिल जी को अपना वादा भी रिमाइंड कराना चाहूँगा
उन्होंने जो मुझे वादा किया था। अब तो जेफरीज ने भी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें वो 650 का टारगेट दे रहे हैं हिंडाल्को का। हमने करीब करीब 280-290 पे इसको आइडेंटिफाई किया था। तो एल्यूमिनियम में ओवरऑल तेजी है। अगर आप एल्कोआ को देखें जो कि विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, तो एल्कोआ में भी एक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और एल्यूमिनियम प्राइसेस भी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंडाल्को है, नाल्को है, ये सारी एल्यूमिनियम बेस्ड कंपनीज अच्छा करेंगी। बिल्कुल चोपड़ा साहब, मुझे वादा याद है, आपने कहा है साफ तौर पर कि जैसे हिंडाल्को 600 रुपये हो जाएगा आप मुझे कुमार मंगलम बिरला साहब से मिलवाने के लिए ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुना तो सही ना आपने मैंने क्या कहा? जी बिल्कुल, और मैं इंतजार कर रहा हूँ अनिल जी, जिस दिन 600 होगा उस दिन मेरा फोन पहुंचेगा आपके पास। क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। होगा, जरूर होगा। 600 क्या, 600 से भी और आगे जाएगा। जिस तरह की तेजी बन रही है, कमाल की तेजी है इन सारे स्टॉक्स में। एक बार फिर से रिविजिट किया जाए, पिरामल एंटरप्राइजेज भी 5% ऊपर है। टॉप गेनर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वन ऑफ द टॉप गेनर कह सकते हैं। 5% 2800 के पार निकलता हुआ। जरा चोपड़ा साहब, इस पर भी आप अपनी राय दीजिए। साथ ही सारी एनबीएफसी मजबूत होती हुई दिख रही है, जो अपडेट्स आ रहे हैं, क्वार्टरली अपडेट, उसके बाद आपको क्या पसंद है? देखिए, अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ, मैंने 3-4 स्टॉक्स दिए थे पिछले 3 हफ्तों में, अगर आपने देखा हो तो वोल्टास मैंने बताया था, वो बहुत अच्छा चला। लास्ट वीक रैमको सीमेंट करीब 970-75 के करीब था जब रिकमेंड किया। मुझे लगता है 1050 जाना चाहिए। इसी प्रकार से मुझे लगता है एचडीएफसी लिमिटेड जो कि अग्रणी कंपनी है एनबीएफसी क्षेत्र में, वो बहुत अच्छा करना चाहिए। आपने पीईएल का नाम लिया, अभी भी इन्होंने डीएचएफएल का पूरा पोर्टफोलियो टेक ओवर किया है और मुझे लगता है जिस वैल्यूएशन पे किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और डीएचएफएल अभी भी मुझे लगता है कि उनकी जो बुक साइज है वो ठीक ठाक है, क्योंकि उनके ऑपरेशंस से पिछले 30-40 साल 50 साल में उन्होंने जो भी काम किया वो पीईएल के कैटेगरी में आ गया। तो मुझे लगता है पीईएल बहुत अच्छा करना चाहिए। कैनफिन होम्स अच्छा लगता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये एक और अग्रणी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में। मुझे लगता है एलआईसी की लिस्टिंग से भी इसको फायदा पहुंचेगा। ओवरऑल वैल्यूएशन भी काफ़ी सप्रेस्ड है। मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंफर्टेबली 600 जा सकता है अनिल जी। तो कोई अगर लंबी अवधि के लिए लेके रखना चाहे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लेके रख सकता है, ये भी 600 नजर आता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग, पीईएल, ये सारे ही जो टॉप कंपनीज है। कैनफिन होम्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। रेपको होम फाइनेंस एक और छोटा कंपनी है साउथ इंडिया का। रेपको होम फाइनेंस में भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छी तेजी बन सकती है और 20-25% का रिटर्न आ सकता है। तो एनबीएफसी क्षेत्र में एक्शन रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकारी बैंक है, मैं बार बार बोलता आया हूँ, करीब 5-6 महीने से बोल रहा हूँ, सरकारी बैंकों में एक हम नई ऊर्जा देखेंगे, नई स्फूर्ति देखेंगे आने वाले 6-7 महीने 8 महीनों में। और मुझे लगता है कि जितनी भी खराब खबरें थी काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी हैं और यहाँ से जो भी कुछ होगा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो सरकारी बैंकों पर ध्यान दीजिए। इंडियन बैंक मेरी जो है वो पहली पिक है। इंडियन बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉलोड बाय कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, ये सारे बैंक्स अच्छे लगते हैं। तो जो एनबीएफसी क्षेत्र है उसमें मैंने जो नाम लिए, और इसके साथ साथ बैंकों में भी मुझे बहुत अच्छा स्कोप दिखता है अनिल जी। क्या बात है। बाकी तो स्कोप तो 2 स्टॉक में दिखा मेरे को अभी थोड़ी देर पहले जो बताया वागले साहब ने। और अगले 20 मिनट भी नहीं बचे, अब तो मुश्किल से 16-17 मिनट बचे हैं। अगले 16-17 मिनट वागले साहब के लिए रिजर्व है। रिजर्व मतलब ऐसा नहीं बंसल जी आपको कॉल नहीं देनी, आप भी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन रिजर्व इस हिसाब से है प्रायोरिटी दी जाएगी। सारे बिल्कुल एक बार साइड में, जैसे एम्बुलेंस निकलती है बाकी सब रास्ते में से हट जाते हैं, वैसे वागले साहब का हाथ हिला मुझे कॉल देनी तो बाकी सब पूछो क्यों उनका टाइम चल रहा है। अभी ग्रह नक्षत्र बहुत जबरदस्त है। अभी नेल्को बोले 10% का ऊपर का सर्किट टारगेट हिट। अभी आईआरसीटीसी बोले 3 मिनट में टारगेट हिट। वागले साहब लाइफ में जो करना है अगले 15 मिनट, मतलब बाद में भी 15 मिनट तो अभी मार्केट वाला जो कॉल देनी है, दिल में जो है इच्छा सब कर लीजिए। अभी बहुत सही, मैंने अभी देखा है आपका एकदम परफेक्ट। अच्छा, सुबह वाला भी देखिए, जो स्टॉक सबको पसंद आया था आरती इंडस्ट्रीज भी 1030 मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 970 का रिकमेंड किया हुआ। तो गजब की परफॉर्मेंस आज, तो मतलब वो एकदम फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं वागले साहब। और कोई कॉल बिगुल बजाऊं? अनिल जी थैंक यू। पहले तो मुझे लगा आप सीनियरिटी की वजह से मेरे को ये दे रहे हैं ऐसी तो बात नहीं है ना? ना आप तो अभी इसी वीकेंड पे तो आप बाल डाई करवा के आए हैं तो अभी तो मैं बोली जब तक इसका कलर फेड ना हो
तब तक तो आप सीनियर माने नहीं जाएंगे, चिंता न करें। अभी आप एकदम मतलब सुमित जी को टक्कर देने की होड़ में है बिल्कुल। लेकिन IRCTC वाकई में कमाल का कॉल वागले साहब। कुछ जी वागले साहब। अनिल जी, हमारा इंट्राडे टारगेट या BTST का टारगेट 4035 का था, जो आ गया है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को यही लेवल पे 4-5 रुपए नीचे प्रॉफिट भी बुक करवाया है। लेकिन इसमें मेरा पोजिशनल व्यू 4200 का है। लेकिन ये मैं कल मॉर्निंग आएगा या एक दिन में आएगा ये कह नहीं सकता। और आई थिंक मैंने सुबह आज आपका भी व्यू इसमें काफ़ी बुलिश है। तो 4200 का टारगेट एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट है तो आना चाहिए। उसके लिए पोजिशनली आपको 3900 का स्टॉप लॉस, 4200 का टारगेट, ये अगले हफ्ते का व्यू है। अब की बार 5000, 4000 तो हो गया। हजार रुपए वंस अपॉन अ टाइम धीरे धीरे बढ़ाते जाए टारगेट, धीरे धीरे। इसको बेचना नहीं है, मतलब सिंपल सी चीज है। जिसके पास पड़ा है उन्हें बेचना नहीं है। जो ट्रेडर हैं धीमे धीमे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर लेकर चले, कोई टेंशन न लें, बिल्कुल आराम से खरीदारी करके बैठे रहें चुपचाप शांति से। ये है आपके लिए राय। इस वक्त आरती इंडस्ट्रीज भी 9% ऊपर है। सुबह सुबह सिमी जी को पसंद आया था, वागले साहब को पसंद आया, किरण जी को पसंद आया था, और बचा कुचा सिद्धार्थ जी को भी पसंद आ गया था। तो गजब का एक्शन उस स्टॉक में भी होता हुआ दिखा है आपके लिए। ओके, बढ़ते आगे। एक और स्टॉक आज बड़े दिनों बाद सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहा है, वो है वेदांता, 298 के आसपास। कुणाल जी, कुछ इसका भी कुछ करने का मन है कि मतलब अभी आराम के मूड में ही है कि ठीक है थोड़ा नीचे गिर गया था तो 300 तक आ जाता हूं बस? अनिल जी देखिए, इस पर तो पूरी तरह आपकी कमान है अनिल जी, आपको बताना है क्या होगा इसमें। पर चार्ट्स पर अनिल जी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और मेटल्स में वापस तेजी बन रही, तो मेरी राय में तो अनिल जी वापस 330 रुपए की ओर बढ़ेगा। तो इन लेवल्स पर भी बाय करना चाहिए। एक बहुत छोटा सा 290 का स्टॉप लॉस रख लें, 330 के टारगेट से बाय करें वेदांता। मैं शुगर फ्री शुगर और कैलोरी फ्री घी का मिक्सचर, बस ये ठीक है, एकदम हेल्दी दोनों, बहुत बढ़िया। शुगर फ्री शुगर और कैलोरी फ्री घी। ऐसे तो आता तो नहीं होगा, घी में तो कैलोरी होती होगी। तो लेकिन 330 हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। काफी लोग इंतजार कर भी रहे हैं। हलचल होती दिखिए इस स्टॉक में, हलचल होती दिखिए एक और स्टॉक में, और वो है रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े हुए। लेकिन रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़ी हलचल हिंदुस्तान के बाहर ज्यादा है। एवरग्रैंड, आपने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, इस चाइनीज कंपनी के दिवालिया होने की खबरें चल रही है और इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है पूरी दुनिया भर में। कुशल बता रहे हैं सारी की सारी डिटेल्स। बताएं कुशल। अनिल जी, एवरग्रैंड के लिए काफ़ी टाइम से हम ऑलरेडी इस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो इनकी इंटरेस्ट पेमेंट पर जो इनको भुगतान करना था, वो पिछली जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी, एक तो 23 सितंबर की थी और फिर उसके बाद 29 सितंबर के ब्याज भुगतान थे, वो उस पर यहाँ पर अभी तक जितने भी ऑफशोर बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि अभी तक उनको वो पेमेंट नहीं मिली है। और आज इसके लिए डेवलपमेंट ये हुई है कि एवरग्रैंड ग्रुप ऑफ शेयर्स जो हैं वो हांगकांग स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडिंग वहाँ पर सस्पेंड कर दी गई है। और इसका रीज़न जो है, सुबह हम लोग को क्लैरिफिकेशन इसकी नहीं थी, पर एज द डे पास्ट यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन आती हुई नज़र आ रही है कि जो दूसरी चाइना की रियल एस्टेट एक कंपनी है हॉब्सन डेवलपमेंट होल्डिंग्स, ये इनकी एक और ग्रुप कंपनी है एवरग्रैंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट यूनिट, वहाँ पर करीबन 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो एक बड़ी डील होने की संभावना लगाई जा रही है। डेफिनेटली इनको जो भुगतान करना है, इनकी जो 300 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की लायबिलिटी है, उसके लिए ये अपनी कैश रेस कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा इजी एसेट जो इनके मोनेटाइजेशन की लिस्ट पर आ रही है वो है एवरग्रैंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट यूनिट। और इस पर जो है जो चीनी डेवलपर हॉब्सन डेवलपमेंट की बात हो रही है, उनके भी शेयर जो है यहाँ पर हांगकांग एक्सचेंज में आज सुबह से ही सस्पेंडेड है। तो यहाँ पर एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। पर कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी परेशानी होती हुई दिख रही है एवरग्रैंड के लिए, एक साई ऑफ रिलीफ या एक जो आप इंस्टेंस कह सकते हैं, आज सुबह ये जो सस्पेंशन हुआ है उसको लेकर आता हुआ दिख रहा है। और शायद इसी वजह से हम बाजार जो है वापस से वहां पर रिकवर करते हुए देख रहे थे। बिल्कुल, तो ट्रेडिंग सस्पेंड हुई है, बट इसलिए सस्पेंड हुई है क्योंकि खबर आ रही है कि शायद
एक टेक ओवर के लिए तैयार है। 1 यूनिट एवरग्रांड की हॉब्सन्स ग्रुप टेक ओवर कर सकता है। तो आज इन दोनों शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंड हुई थी। अब देखते हैं कि कितने बड़े राहत की संकेत आ सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर यहाँ पर डेट रिलेटेड कुछ एक्शन आते हैं तो अच्छी खबर है, क्योंकि 2 बॉन्ड पेमेंट एवरग्रांड मिस कर चुका है इस समय, तो थोड़ी चिंता वहां पर बनी हुई है। बट टेक ओवर की खबर शायद यहाँ से थोड़ी राहत आपको आती हुई दिखे। पर आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है। एवरग्रांड की राहत के संकेत से हमने देखा कि मेटल शेयर्स में भी थोड़ा रिलीफ आते हुए दिखा है, वहां पर एक्शन है। केमिकल स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन है। गुजरात फ्लोरो, इसका चार्ट देखिए 7.5% ऊपर आपको गुजरात फ्लोरो के चार्ट आते हुए दिखेंगे। तो इस शेयर में भी आज एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है और लगातार हमारे फोकस लिस्ट में नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरिन दोनों ही आपको आते हुए दिखेंगे। गुजरात फ्लोरो, जरा इसकी चार्ट पर भी एक राय ली जाए। रिसेंटली किरण जी ने इसे रेकमेंड किया था। किरण जी, क्या करें गुजरात फ्लोरो के साथ? दीप, बिल्कुल होल्ड करना है, कोई नहीं। मुझे लगता है कि बहुत बड़े टारगेट से अभी तो चाल चालू हो गई है। गुजरात फ्लोरो में बिकवाली की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरा थोड़ा सा डीप डाउन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 2000 का, पर जो 2400 के आसपास के टारगेट दिए थे वो बिल्कुल हासिल होते नजर आएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके का बड़े ट्रायंगुलर का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था, ये टारगेट्स तो हासिल होने चाहिए और ये प्राइमरी टारगेट्स है, ये फाइनल टारगेट्स नहीं है। वहां पे रिव्यू लेने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात फ्लोरोकेम। फाइनली 1600 से 2100 पहुंचता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक और जबरदस्त सेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर, अच्छी है या बुरी ये थोड़ी देर में पता चलेगी सुनने के बाद, लेकिन सिर्फ उन दिल्ली वालों के लिए खबर है जो परमानेंट दिल्ली में है, मेरे जैसे नहीं, टेम्पररी वाले नहीं। तो बंसल जी और कुणाल जी तैयार है आप? पर अनिल जी एक बात है, जब आप दिल्ली आते हैं, जब आप दिल्ली आए हैं तो बाजार बड़ा है। ऐसा आपको ज्यादा आना, तो मतलब आते जाता रहा हूं नहीं, ज्यादा आए और कुछ समय ठहरे, कुछ दिन तो बिताएं दिल्ली में। लेकिन फिर वो परमानेंट रहेंगे तो फिर किसी कभी परमानेंट गिरेगा अनिल जी। परमानेंट, अच्छा ओके, चलिए बुधवार तक तो हूँ। लेट्स सी बुधवार तक, कल और परसों 2 दिन और अगर 2 दिन गिर गया तो फिर बोलना मत अगली बार मेरे को। तो चलिए, दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। मेरे अलावा जो बाकी दिल्ली वाले हैं, मैं तो आता जाता रहता हूँ कभी कभार, और विशेषकर से बंसल जी के लिए। आशीष बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, बंसल जी मेरी तरफ मत देखो। आशीष चतुर्वेदी बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ है जो दिल्ली वालों के लिए खबर अच्छी है। आशीष बताइए। अनिल सर, खबर अच्छी तो लग नहीं रही, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो 30 सितंबर से शराब की जो दुकानें हैं वो दिल्ली में फिलहाल बंद है। सारी दुकानें बंद नहीं है, कुछ दुकानें बंद है, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। दरअसल दुकानें इसके लिए बंद है क्योंकि वैसे तो कुछ नया नहीं है। जून जुलाई के टाइम पे दिल्ली सरकार ने बताया था कि वो अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। उसके चलते जितना भी लिकर स्टोर्स हैं, सरकारी स्टोर्स, वहाँ से वो एग्जिट करते हुए नजर आएंगे और पूरी तरीके से जो प्राइवेट रन स्टोर्स हैं अब दिल्ली में फंक्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस जो ट्रांजिशन है इसके चलते अगर आप देखें तो नए टेंडर्स जो है इशू है और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें दोबारा जो है बिड करना होगा। और इस ट्रांजिशन पीरियड के तौर पर अगर आप देखें तो 17 नवंबर तक जितने भी प्राइवेट दुकानें हैं शराब की दिल्ली में वो फिलहाल बंद रहेंगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में देखिए 60% जो स्टोर्स हैं टोटल लिकर स्टोर्स वो प्राइवेट रन है, 40% सरकारी है। और 17 नवंबर तक अगर आप देखें तो जो सरकारी स्टोर्स हैं वो तो पूरी तरीके से चलेंगे और सरकार कह भी रही है कि उन्होंने स्टॉक अप करके रखा है, माल की कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप देखें क्योंकि काफ़ी सारे जो इलाके हैं वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की स्टोर्स ज़्यादा होती हैं, सरकारी स्टोर्स कम है, तो इसके चलते एक बड़ा डिसरप्शन माना जा रहा है और हो सकता है कि जो लिकर की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर बड़ा असर देखने को मिलेगा। और खास तौर पर जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं इनकी जो बिक्री है यहाँ पर आपको बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकारी स्टोर्स में हमेशा शिकायत यही रहती थी कि जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, महंगे ब्रांड्स होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। और इंडस्ट्री से मैंने जब बात की तब इंडस्ट्री के जानकार यही कह रहे कि इसमें शॉर्ट टर्म पेन लेकिन लॉन्ग टर्म गेन है, क्योंकि इस ट्रांजिशन के बाद अगर आप देखें तो सरकार पूरी तरीके से एग्जिट कर जाएगी स्टोर से और प्राइवेट रन स्टोर जो हैं वो पूरी तरीके से दिल्ली में होंगे, रीच बढ़ेगी, ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, विकल्प बढ़ेंगे ग्राहकों के लिए। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन है 17 नवंबर तक का, उसके बाद अच्छी खबर है। क्या है? अनिल जी आपकी आवाज नहीं आई। अरे आवाज कैसे है कि सवाल ही मुश्किल है। मैं पूछ रहा हूँ 17 नवंबर तक तकलीफ क्या है, 17 नवंबर तक शॉर्ट टर्म पेन क्या है वो बताइए।
अनिल जी अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना शराब की, जो प्राइवेट रन स्टोर्स हैं वो तो बंद है, सिर्फ सरकारी खुले रहेंगे, तो हो सकता है कि अगर किसी को जाके खरीदना हो तो उसे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़े। एक कौन सा गाना आया था, पीने वाले ढूंढ लेते रास्ता फिर मैं खाने का, था ना सर? नहीं बट अनिल जी पेन है, देखिए अनिल जी ये जो आशीष बोल रहे हैं ना, थोड़ी सी दिक्कत है। 12 महीने होते हैं अनिल जी, है ना, और आज 4 तारीख चल रही, लगभग 1.5 महीने अनिल जी अगर दिक्कत होगी तो 12 में से 1.5 निकालना, तो परसेंटेज टर्म में देखिए अनिल जी इतना परसेंट अगर हमारा स्टॉक बढ़ जाए तो आदमी, अभी बागले जी का अनिल जी स्टॉक बढ़ा तो आपने उनको स्पेशल परमिशन दी कभी भी आ जा सके, तो 10% अनिल जी मतलब कि पीरियड के लिए बंद है, तो दिक्कत पीने वालों को ज्यादा है अनिल जी। ओके, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं मंजिल जी, लेकिन उसके बाद जैसा कि आशीष कह रहे हैं पूरे देश में सुख शांति फैल जाएगी। पूरी दिल्ली में नई पॉलिसी के बाद में काम आपके लिए आसान होगा और उसके बाद स्टॉक्स पर रहेगा एक्शन भी। आइए, तो ये थी आपके लिए दिल्ली की नई पॉलिसी। बढ़ते आगे और वक्त है अब 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का, और उससे पहले हाँ जय तैयार है, पहले एक काम करते हैं, जय का ले लेते हैं कैश का ऑप्शन। बताइए जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी खरीद कर चलना है डेफिनेटली, निफ्टी में बढ़िया एक रिवर्सल आज देखने मिल रहा है। 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 165 पर। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस नीचे में रखना है 114 पर, सो 164 पर खरीदे, 114 पर एक स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी। फर्स्ट टारगेट ऊपर में रहेगा 212 पर, सेकंड टारगेट रहेगा 244 पर। 212, 244 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 17,600 का कॉल। अनिल जी आज एक खास पैटर्न फॉर्म हुआ है निफ्टी में जिसको हम कहते हैं अबेंडन बेबी बॉटम, एक बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न हमें निफ्टी में देखने मिल रहा है अनिल जी। काफी बुलिश पैटर्न है ये। अब 17,600 के जब तक नीचे नहीं जाता निफ्टी में एक और अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। 17,800, 17,850 की इमीडिएट लेवल्स बन रहे ऊपर की तरफ अनिल जी। सो इस लेवल्स के लिए खरीद कर चलना है निफ्टी को। निफ्टी 17,600 का कॉल खरीद कर चले, ये है आपके लिए जय की राय। और बढ़िया एक्शन बाजार में रहा है। अपसाइड के लेवल्स अनिल जी ने जो आज दिए थे 17,750, एग्जैक्टली वो हाई आज बाजार ने बनाया है। तो अब क्लोजिंग से पहले फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइए चलते हैं इसके लिए अनिल जी के पास। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी ग्लोबल बाजार हैं सुस्त, डाउ फ्यूचर्स 100 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 0.5% कमजोर, जो हमने 1 घंटे पहले बात करी थी लगभग वैसे ही हैं। यूरोप में थोड़ी रिकवरी हुई है सर, यूके और फ्रांस के बाजार रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में है और जर्मनी के बाजार भी निचले स्तरों से रिकवर होकर अब लगभग एकदम सपाट है। तो यूरोप में रिकवरी आती हुई दिख रही है। ओपेक की बैठक है, उससे पहले कच्चे तेल में भी आपको सपाट एक्शन दिख रहा है। बताएं सर क्या करके जाए? तेजी 17,700 के आसपास है, निफ्टी खरीद कर जाएं। 17,400 का आउट ऑफ द मनी का पुट ले लें अगर लेना चाहें हेजिंग के लिहाज से। 37,600 के आसपास अब इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यही 37,600 वाला कॉल ले लें या 37,500 का ले लें हेजिंग के लिहाज से। 37,000 का पुट आउट ऑफ द मनी का पुट लेकर जाएं वो हेजिंग के लिहाज से। या फिर अगर आप कॉल राइट करना चाहते हैं तो 17,900 का कॉल राइट कर सकते हैं और 38,000 का कॉल राइट कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर अपनी लॉन्ग पोजीशन के सामने। तेजी की पोजीशन है, बनाए रखें। फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो हल्की फुल्की कर सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि कल अगर गलती से नीचे खुले तो आपको और ऐड करना है, एवरेज करना है, वो ध्यान में रखें। इस लिहाज से पोजीशन बनाए रखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन भी है तो भी आप हेज करके रखें। कोई एक कॉल ऑप्शन खरीद लें आप ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का और उस हिसाब से हेज भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक फ्रेश पोजीशन बनानी तो तेजी की तरफ की पोजीशन बनाने के संकेत ज़्यादा आते दिख रहे हैं डेटा में मुझे। और इस बीच जय हमारे साथ हैं ही, और जय आप कहीं जाइएगा मत, 2 मिनट और बचे हैं, मुझे आपसे कुछ ज्ञान लेना है, थोड़ी देर में लूंगा। 2 मिनट क्लोजिंग सेशन चल रहा है थोड़ा। अच्छा इससे पहले जय आप एक बार जल्दी से जैकपॉट शेयर अपना दे दें, बिना बिगुल वाला। बिल्कुल अनिल जी मेटल स्टॉक्स में एक दमदार हमें एक बाउंस देखने मिल रहा है। सो मेटल्स में से ही JSW स्टील का 690 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है अनिल जी। 29.40 पर ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। 21.40 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में जो अनिल जी फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो 40 का रहेगा। 40 का फर्स्ट टारगेट, 47 का दूसरा। खरीद कर चलना है 690 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन JSW स्टील का। एक बढ़िया सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसमें से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ
और मोमेंटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है. दिस विल इंक्रीज द अपसाइड प्रोबेबिलिटी. ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का कॉल खरीदे 690 का. सचिन जी आपकी भी कॉल बताएं सर, बिगुल नहीं बजा रहा हूं. दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर काउंटर में. स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4540 पे. टारगेट होगा 4640 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 4670 का. खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल. ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स इस पर भी करके चलें खरीदारी. यह है सचिन जी की राय. एक्शन पैक्ड दिन रहा है और बढ़िया शुरुआत रही है इस नए हफ्ते की. बाजार में 17,750 का हाई निफ्टी ने छुआ था. बैंक निफ्टी भी जबरदस्त तेजी दिखाते हुए सुबह और 17,700 के करीब ही निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार है, करीब 1% ऊपर. काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिखा है, बल्कि चौतरफा तेजी का माहौल था बाजार में. पर डिवीज लैब आज का बिग विनर था, 8% ऊपर. मर्क की कोरोना प्रभावी दवाई को मंजूरी मिलने की तैयारी आती हुई दिख रही है और डिवीज एक की सप्लायर है उसके लिए. यहां पर एक्शन मेटल स्टॉक्स में बढ़िया बाउंस बैक. हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर खरीदारी दिखी. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों एक्टिव रहे. एनटीपीसी यहां पर मूवमेंट दिखा. एसबीआई, एक्सिस बैंक यहां पर खरीदारी. साथ ही टीसीएस, रिलायंस जैसे दिग्गजों ने भी बाजार को दिया है पूरा सहारा आज ट्रेडिंग सेशन में. वायदा कारोबार की बात करें तो नाल्को 10% का सर्किट लगते हुए इसमें. दीपक नाइट्राइट यहां पर 10% का सर्किट लगते हुए दिखा है. आरती इंडस्ट्रीज 4 एक्सपर्ट्स की तरफ से आज कॉल आई थी स्टॉक में, 8.5% ऊपर. एस्ट्रल बड़ा ब्रेकआउट यहां पर. आईआरसीटीसी वागले साहब का टारगेट हिट और बल्कि 4080 के ऊपर स्टॉक जाते हुए दिखाए, 7.5% ऊपर. कैनफिन होम्स, जेके सीमेंट, एबट इंडिया लगातार दूसरे दिन तेजी इस पर. वेदांता, सेल, अदानी एंटरप्राइजेस, पीरामल एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज और नवीन फ्लोरिन कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने देखी है खरीदारी. इंडस टावर्स 4% नीचे. डेल्टा कॉप थोड़ी मुनाफा वसूली. कमिंस लगातार दूसरे दिन यहां पर प्रेशर. एबी फैशन, ग्रासिम, यूपीएल और वोडाफोन आइडिया यहां पर हल्की सुस्ती दिखी. बट ओवरऑल अनिल जी दमदार एक्शन और एग्जैक्टली जो लेवल्स आपने सुबह की बात करी थी बाजार पर, बाजार ने वही लेवल्स टच किए, हिट किया और 1% की तेजी के साथ आज की क्लोजिंग सर. ओके, तो ये है आपके लिए आज की प्रोविजनल क्लोजिंग. फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ तैयार और जय से हमें वो ज्ञान लेना था. जय ने जब बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी का जय सर कौन, हाँ नहीं निफ्टी का परफेक्ट आइलैंड रिवर्सल पैटर्न ये बोला था ना जय, यही था ना. कौन सा पैटर्न था वो जरा बताइए. बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न. हाँ, बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न. बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न. हाँ हाँ, उसमें वो क्या था, अबंडेंट बेबी. जी, अबंडेंट बेबी बॉटम अनिल जी. ये अबंडेंट बेबी बॉटम अनिल जी फॉर्म हुआ है निफ्टी पर डेली चार्ट्स पर. जी जी अनिल जी. अनिल जी जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न है अनिल जी ये, और बेसिकली क्या किया हुआ. जी नहीं, पहले जय आप पहले बोलिए फिर हमारे सवाल आएंगे. हाँ जी अनिल जी ऐसा होता है. हाँ अनिल जी ऐसा होता है कि मार्केट में एक गैप डाउन होता है. गैप डाउन होने के बाद एक दिन का एक हमें मूवमेंट देखने मिलता है मार्केट का, जो बहुत ही सीमित दायरे में होता है. बहुत ही सीमित दायरे में हमें मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिलता है गैप डाउन होने के बाद. और दूसरे दिन हमें अचानक से गैप अप देखने मिलता है, जैसे हमें आज गैप अप देखने मिला. तो गैप डाउन, गैप अप और उसके बीच में एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए एक दिन एक ट्रेडिंग सेशन गुजरा है. तो जिसे हम बुलिश आइलैंड भी कहते हैं अनिल जी. जैसे अलग ही हो चुका है वो, जैसे श्रीलंका है, बाली है, तो एक आइलैंड जैसा दिखता है चार्ट्स पर. ये तो अमेरिकन टर्म्स है, बट जापानीज टर्म्स में अनिल जी उसे हम कहते हैं अबेंडन बेबी बॉटम. तो ये मासूम सा सवाल मेरा ये है कुणाल जी कि कौन से मौके पर जापानीज वाला चार्ट देखने का है, कौन से वाले पे अमेरिकन देखने का है. मतलब ये कितना बजे देख रहे हैं उस हिसाब से निकालें कि अगर जापान का टाइम खुला हुआ है सुबह जागने का तो उस समय जापान का देखा जाए, शाम का टाइम आ गया तो अमेरिका का. कैसे देखना. सब्स्टिट्यूट है, पैरेलल है, मतलब मान के पर्यायवाची मान लीजिए आप. मतलब आप भी घुमा रहे हो हमें. नहीं अरे जी देखिए इतना अच्छा नाम उन्होंने बताया अबेंडेंट बेबी. अबेंडेंट बेबी का मतलब गुमशुदा बालक, त्यागा हुआ बच्चा. त्यागा हुआ बच्चा. हाँ, मतलब इधर उधर हो गया, उसका कोई अता पता नहीं किधर जा रहा है. तो आप यही कह रहे हो निफ्टी का कुछ अता पता नहीं किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, इसका मतलब ये निकलता है क्या. हाँ जय. नहीं अनिल जी वो नीचे छूट गया है बच्चा, आप ऐसा समझ लीजिए. और दैट इज कॉल्ड अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न. अनिल जी वो एक्सप्लेन तो मैं ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, मे बी कुणाल जी बेहतर कर पाएंगे. बट ये उसका जो इंग्लिश वर्जन है अनिल जी, वो एक आइलैंड जैसा दिखता है. सो दोनों बाजू पे गैप है और नीचे एक सीमित दायरे में एक छोटा सा ट्रेडिंग सेशन है.
तो वो जनरली अनिल जी फिल होते हुए देखने नहीं मिलता है। जब भी ऐसा एक पैटर्न फॉर्म होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है अनिल जी इसको, और इसकी सक्सेस रेशियो की रिलायबिलिटी अगर हम कहें नहीं तो मैं आपको धमकी दे रहा हूँ सीधे सीधे कि मैं चार्ट सीख जाऊंगा फिर। अरे नहीं अनिल जी, ऐसा गजब मत कीजिए। मतलब वो एकदम साफ साफ खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा हूँ। अनिल जी बहुत जबरदस्त पैटर्न है जो बता रहे हैं और मुझे लगता है अनिल जी बिल्कुल सही। देखिए मतलब की बात अनिल जी है कि तेज होगा, बस आप इस पर ओके। जो गुमशुदा बालक है, इधर उधर घूमता फिरता हुआ, एबेंडेंट बेबी बॉटम, बॉटम से समझ में आ गया कि यह घूमता फिरता बालक जो ये बॉटम बना चुका है, अब ये मिल जाएगा। सीधी बात है, तेजी कर कहाँ से लाते हैं सर ढूंढ ढूंढ के, वाह गजब गजब के पैटर्न, कमाल है। ओके चलिए, कमाल है। बाजार बंद होने के बाद भी फाइनल क्लोजिंग आए, उससे पहले शाम का आज का आयोजन आपको बता दिया है। शाम 5 बजे महंगाई पर है फोकस। बढ़ती महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के तेलों के दाम से पहले ही जूझ रहे लोगों के लिए अब फल और सब्जियों की महंगाई की मार बढ़ती हुई दिख रही है। 20 रुपए वाला टमाटर हो गया 60 रुपए किलो। आपको पता है बंसल जी टमाटर का भाव? नहीं अनिल जी, मेरे को नहीं मालूम। अब अनिल जी वो वाली स्थिति नहीं रही है पहले जो लॉकडाउन 2 में थी, जब आलू प्याज टमाटर के भाव। अच्छा ये अब और अच्छा सब्जियां 1.5 से 2 गुना महंगी हो गई पिछले हफ्ते भर में। फेस्टिव सीजन सामने आ रहा है, लोगों को लग रहा था कि शायद महंगाई पर लगाम लगेगी, लेकिन वापस से महंगाई भारी भरकम तेजी से आती हुई दिख रही है। तो आज शाम 5 बजे हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि लगातार महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसमें सरकार का कितना हाथ है, मौसम का कितना हाथ है, काबू में करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। दाल, सब्जी, तेल, फिर महंगाई का खेल, यह है आज का हमारा विषय। नरेंद्र तनेजा साहब होंगे, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। सिराज हुसैन साहब होंगे, पूर्व कृषि सचिव। राजेंद्र शर्मा साहब होंगे, आजादपुर मंडी दिल्ली के प्रेसिडेंट। इन सबसे करेंगे हम ये विशेष बातचीत। शाम 6 बजे, 6:30 बजे माफ कीजिएगा, मनी गुरु, ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा। निवेशकों के लिए सेबी ने ओपन एंडेड डेट स्कीम में स्विंग प्राइसिंग पॉलिसी जारी की है। स्विंग प्राइसिंग होगी इनकी। लिक्विडिटी की समस्या या बाजार जब स्टेबल ना हो, वोलेटाइल ज़्यादा हो, तो जरूरत से ज़्यादा पैसे निकालने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए स्विंग प्राइसिंग लागू की जाएगी, जिससे कि जो निवेशक बचे हुए हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो, और साथ ही इस खर्च को वही इन्वेस्टर्स उठाएं जो भारी भरकम रिडम्पशन इस पूरे फंड से करना चाहते हैं। तो ये स्विंग प्राइसिंग प्रणाली है क्या, कैसे काम करेगी, और इसको आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे समझना है, इन सब पर हम करेंगे बातचीत। शाम 6:30 बजे हमारे साथ होंगे मोहित गांग, फाउंडर मनी फ्रंट के, और रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। आज बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है जिस पर हमारी जो फ्लैगशिप स्टोरी है। जब भी आप किसी बिल्डर से घर खरीदते तो आपके हाथ में वो थमा देता है एक बड़ा सा एग्रीमेंट, करेक्ट? मतलब कई बार तो मैं समझता हूँ कि मैं सीएस होने के बाद वो एग्रीमेंट मेरे को पढ़ना समझना बहुत मुश्किल लगता है। इतना मुश्किल है, कैसे पढ़ें समझे? तो आम आदमी तो सोचो कैसे समझेगा, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ऐसे क्लोज होते हैं, परस्यूएंट टू दिस, नॉट विद स्टैंडिंग विद अर्लियर क्लोजेस, दिस वन, ये वो। अच्छा नाम भी निकले, 1 पार्टी 2 पार्टी, अरे सीधा नाम लिखो, एक बंसल जी, एक कुणाल जी, वैसा नहीं, ऐसा सब मतलब बनाएंगे उसको टिपिकल कि आदमी समझ ही ना पाए। अब इस चक्कर में होता है क्या कि जो खरीदने वाला है वो तो आम आदमी बेचारा, उसको समझ ही नहीं आता कौन सा क्लोज कितना इंपॉर्टेंट है, फंस जाते हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा, कहा कि क्या पूरे देश में एक आसान एग्रीमेंट बनाने की व्यवस्था की जा सकती है। जय हो सुप्रीम कोर्ट की। मतलब एग्रीमेंट ऐसा आसान भाषा में लिखना चाहिए कि वकील की जरूरत देश भर के वकील नाराज रहेंगे, लेकिन मतलब आम आदमी पढ़ तो सके, चलो उसका विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन पढ़ सके, समझ सके। तो आज एग्रीमेंट में क्या खामियां होती है, इसे आसान बनाने की क्या कुछ करने की जरूरत है, सरकार करेगी क्या, ये है आज की टॉप स्टोरी। एग्रीमेंट का गूढ़ ज्ञान अब होगा आसान। और इसके अलावा हमारा जो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है, मामला क्या है। आज हम बताएंगे अमेरिका में पनपते कैश संकट का। जी हाँ, अमेरिका में पैसे नहीं है, कैश नोट नहीं है। सुना ही नहीं सुना? नहीं, अमेरिका में कैश की यहीं से एक्सपोर्ट होंगे नोट, मुझे लगता है डॉलर्स। तो अमेरिका में कैश की किल्लत क्यों है, कैसे है? तो ये है कैशलेस अमेरिका। वाकई में कैशलेस है, कैश है नहीं। ये हमारी आज की मामला क्या है की स्टोरी, जो भी आप देखिएगा जरूर। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दी जाए। ओके,
17,691 यह है निफ्टी का लेवल, 159 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी 350 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है और वो है 37,580 के आसपास और 59,300 पर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है 533 अंकों की तेजी के साथ। तीनों इंडेक्स 0.9% बढ़ते हुए लगभग बराबर। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। शानदार ट्रेडिंग सेशन, हफ्ते की बेहतरीन शुरुआत दिल्ली स्टूडियो से। अरे जी पूरा कार्यक्रम नहीं बताया आपने शाम का। नहीं बताया ना, 8 बजे तक का बताया। आज शाम को छोले भटूरे ने जी। अगर ऐसा ही कुछ खाना है तो फिर गुलाब जामुन क्या बुरा है। तो चलिए कुछ न कुछ तो है, दिल्ली में तो दावत तो होगी, लेकिन फिलहाल विदा लेने का वक्त है मुंबई के मेहमानों से। वागले साहब, सुमित जी, सचिन जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दिल्ली के मेहमान हैं कुणाल जी, राकेश जी, चोपड़ा साहब और पुणे वाले हमारे किरण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।